अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको वेलकम करेंगे। और आज का भी जो सुबह सवेरे पाकिस्तान का कंटेंट है, हमारा 2 घंटे का जो शो होगा बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें होंगी। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होता है जब बहुत सारी चीज़ें लाइन अप हो चुकी होती हैं, फिर ज़ोर ज़बरदस्ती के ऊपर कहा जाए कि भाई ये चीज़ है, इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, या फिर ये होता है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है आपके साथ कि आपको लग रहा होता है कि शायद आप उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकेंगे। हमारी आम रूटीन की, हमारी आम जिंदगी में भी इस किस्म की बहुत सारी मिसालें हमें देखने में मिलती हैं। जब हम कोई काम करने जा रहे होते हैं, या हम किसी ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं, या हम जिंदगी में कुछ ऐसा करने जा रहे होते हैं, मगर हमें नजर आ रहा होता है भी 10 और लोग हैं, वो आपको बता रहे नहीं भी अपनी मर्जी से नहीं, ये हमारी मर्जी से होना चाहिए। हमारी फैमिली में ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, हर घर में ऐसा होता है, और ख़ासतौर पर जो बड़े बहन भाई होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं कि ज़ोर ज़बरदस्ती से ना मुसल्लत फैसले वो कर रहे होते हैं, अपने छोटे बहन भाइयों के ऊपर कर रहे होते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हमारी बेहतरी के लिए होती हैं, मगर अम्मा अब्बा जब किसी चीज़ से आपको रोक रहे हो तो आपको भी बुरा लग रहा होता है कि नहीं भी हम तो ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो ट्रिप्स के साथ जाना चाह रहे होते हैं। अमूमन ये चीज़ देखने में आती है कि जो पेरेंट्स हैं वो रोक देते हैं, या बड़े बहन भाई हैं वो मुखालिफत कर रहे होते हैं, या फिर कोई दरमियान में ऐसा शख्स आ जाता है जो मुखालिफत कर रहा होता है, नहीं भी इसको ट्रिप पे नहीं भेजना। जो जबर होता है वो किसी भी शक्ल में हो, वो हमेशा बुरा लगता है। जो जबर होता है वो आपकी सलाहियतों को मान करता है। जबर जो होता है आपकी ज़िंदगी को वहीं पे रोक देता है। और जबर मैं समझती हूँ कि आपको कामयाबी के रास्ते पर रोकने के लिए वो कदम होता है जो हर जगह पे आपको नज़र भी आ रहा होता है। तो कोशिश करें कि जो जबर है या ज़ोर ज़बरदस्ती है अपने किसी फ़ैसले की, वो किसी दूसरे शख्स के ऊपर मुसल्लत ना करें, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा ख़ुद को डाउन फील करना शुरू कर देता है, और वो फील करता है कि वो तन्हा हो चुका है, या वो फील कर रहा होता है कि अपनी ज़िंदगी में वो अपनी ज़िंदगी में कोई भी फैसला अपनी मर्जी से नहीं ले सकता, या उसे लग रहा होता है कि मैं बहुत सारे अच्छे काम कर रहा हूँ, मगर अनफॉर्चुनेटली वो सामने जो शख्स भी उसको रोक रहा है या अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसके रास्ते की रुकावट बन रहा होता है। तो कोशिश कीजिए कि सामने वाले शख्स की बात कंप्लीट सुनिए, उसकी ख्वाहिशात का एहतराम कीजिए, और हाँ, अगर वो कहीं पर गलती करता है उसको समझाइए। मगर ये जबर का सिलसिला होता है, ये जबर को तो हमारा इस्लाम भी नापसंद करता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, आपके छोटे बहन भाई हैं, या फिर आपका कोई भी दोस्त अहबाब हैं, या फिर कोई ऐसा शख्स जो आपके अंडर काम कर रहा होता है, उसको जबर ना करें, उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती मुसल्लत ना करें, अपनी ख्वाहिशात उसके ऊपर मुसल्लत ना करें, उसकी ख्वाहिशात का भी एहतराम करें। तो चलिए, इस अच्छी बात के साथ ही मैं मौसम का हवाला आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और मौसम तो भाई बहुत ज़्यादा हसीन हो रहा है, सब जानते हैं, मगर इस हसीन मौसम में कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है, या कहाँ पर ये हुस्न आके रुक गया है, मैं कहूँगी मौसम का। और बहुत सारे लोग इंतज़ार इसलिए भी कर रहे होते हैं क्योंकि जैसे ही सैटरडे आता है तो लोगों को इंतज़ार होता है कि अच्छा भी संडे होगा, संडे के लिए कोई ख़ास एक्टिविटी है उसको अपनाया जाएगा, या फिर कोई ख़ास ऐसा दिन हम सोच के बैठे होते हैं, ख़ास किस्म के प्लान्स होते हैं हमारे जो हम लोगों ने संडे को पूरे करने होते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे दोनों ही ऑफ होते हैं, तो उनके लिए मैं मौसम का हवाल शेयर कर देती हूँ ताकि आपका मूड बेहतरीन हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले लाहौर शहर का मौसम आपको बता देते हैं। लाहौर में कल बहुत अच्छा मौसम था, आज भी बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत तो 17 होगा और मैक्सिमम 31 डिग्री तक जाने का इम्कान है। तो इस्लामाबाद के वासी तो बड़े आज खुशगवार मूड में होंगे, कोई अपने बिस्तर के अंदर अभी भी मौजूद होगा, कोई नाश्ते वाश्ते के लिए निकल रहा होगा। नाश्ते के लिए तो वैसे लाहौरिये भी आज बड़े निकले हुए होंगे, तो नाश्ते के ऊपर चलिए छोड़ देते हैं, अभी हम तो आप लोगों के लिए मौसम शेयर कर रहे हैं। इस्लामाबाद में हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, और कम से कम दर्जा हरारत तो आज सारा दिन में 16 रहेगा और मैक्सिमम 27 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मेरी कराची शहर के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला वहाँ पर भी मौसम इसी तरह हसीन कर दे जिस तरह से लाहौर के अंदर है, और स्पेशली आज जिस तरह से इस्लामाबाद के अंदर है। कराची में कुछ हमें गर्मी नज़र आ रही है। कराची में आज जो सारा दिन की सूरत हाल है, कम से कम दर्जा हरारत तो 25 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री तक जाने का इम्कान है। वाह भाई, पेशावर का मौसम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पेशावर में भी आज बारिश एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आज जो वहाँ पे दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, कम से कम तो 16 रहेगा और मैक्सिमम 28 डिग्री तक जाने का इम्कान है।
से कोयटा का मिला जुला मौसम है। मैं कह सकती हूँ कि मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी ना बहुत ही ज़्यादा खुशगवार होगा कि आपके वहाँ भी बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन अच्छा रहेगा मौसम कोयटा में आज सारा दिन में, क्योंकि कम से कम जो दर्ज हरारत है वो तो 11 होगा और जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो 24 डिग्री तक जाने का इम्कान है। और हमेशा की तरह आज़ाद कश्मीर आज भी जितने भी शहर मैंने आपके साथ शेयर किया मौसम के हवाले से, सब पर बाजी ले गया, सब पर सबकत ले गया, क्योंकि आज़ाद कश्मीर का मौसम बहुत खूबसूरत है। कम से कम दर्जा हरारत तो 8 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे, अभी आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं मईशत के से रिलेटेड, और ख़ासतौर पर जिस किस्म के बयानात भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोग परेशान भी, इंक्लूडिंग मी। हम सब लोग परेशान हैं, जो शख्स जॉब कर रहा है, जो शख्स कारोबार कर रहा है, हर शख्स अपने सेक्टर में परेशान है, क्योंकि मईशत इस हद तक अच्छी नहीं है। कहा जा रहा है, बारहा कहा जा रहा है कि अवाम को थोड़ा सब्र करना होगा। और अभी आपने कुछ दिन पहले जहांगीर तरीन साहब का बयान भी सुना होगा, उन्होंने भी ये कहा था कि भाई अभी आप साल 1.5 साल जो है ना थोड़े और करवे घूम पी ले तो शायद उसके बाद जो है वो सूरत हाल बेहतरी की तरफ चली जाए। मगर खान साहब का भी अभी हमने देखा बयान आया हुआ था, उन्होंने कहा कि जी ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा कम हो गया हुआ, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं। मगर ये सारी चीज़ों के बावजूद जो है हमारी मौजूदा हुकूमत जितनी भी काविशें कर रही है, हम ये नहीं कह सकते कि वो काविशें नहीं कर रही, मगर जितनी भी काविशें कर रही है उसके बावजूद एक आम आदमी, हमें ये देखना पड़ता है कि आम आदमी उसकी ज़िंदगी पर कैसे असरात मुरतब हो रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी इकॉनमी तो बुरी तरह से डाउन जा रही है और ये भी नहीं पता कि महंगाई कहाँ तक बढ़ेगी, किस हद तक जाएगी आगे, आम आदमी का क्या बनेगा। जो सैलरीड पर्सन है उनकी बहुत ज़्यादा मुश्किलात में इजाफा हो गया, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। तो इस पर बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ ये भी देखेंगे मौजूदा हुकूमत गलतियाँ क्या कर रही है। जितनी भी साबिका हुकूमतें गुजरी हैं, एक्स गवर्नमेंट्स जितनी थी, उनकी पॉलिसी के ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की इकॉनमी कितनी बेहतर हो सकती है। तो इस वक्त हमारे साथ माहिर मौशियात हैं डॉक्टर इशफाक हसन साहब, मैं उनको वेलकम करूंगी। डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब हर रोज़ अजीबोगरीब से खबरें मिलती हैं मैशत से रिलेटेड। अभी कहा जा सकता है कि खुशाइंद बात यह है FATF का जो इजलास हुआ, पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ़ की गई और एक हदफ भी दिया गया आलमी मेयार पर पहुँचने के लिए 2020 तक का। इससे मैं ये कहूँगी कि शायद ये परमानेंट हमारी कामयाबी नहीं है, मगर आर्जी तौर पर या वक्ती तौर पर इसे कामयाबी डिक्लेयर किया जा सकता है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। इसमें ये हुआ है कि गालिबन पहली मरतबा FATF ने पाकिस्तान के जो माजी में जो हमने इक़दाम किए हैं उसको अप्रिशिएट किया है, उसको रिकॉग्नाइज किया है और उसकी तारीफ भी की है। जैसा कि आपको इल्म है कि 27 कोई आइटम थे जिस पे पाकिस्तान को प्रोग्रेस शो करना था जी, तो हमने 27 में से बाकी जो जितने भी आइटम हैं उसमें हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया है टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ FATF। इसी वजह से उन्होंने हमारे एफर्ट को रिकॉग्नाइज भी किया है। सही 4-5 ऐसे आइटम हैं जिसमें वर्क इज इन प्रोग्रेस है। ओके। तो पाकिस्तान ने खुद, और इसको मैं दोबारा रिपीट करूंगा, पाकिस्तान ने खुद उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें थोड़ा और वक्त दे दें ताकि हम ये जो रिमेनिंग 4-5 रह गए हैं इसको भी हम आपकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक हम इसको मुकम्मल कर लें। तो हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमें फरवरी 2020 का तक मौका दे दिया है कि आप चलें इस पीरियड में कर लें। और मुझे बिल्कुल यकीन है कि जिस तरीके से पाकिस्तान काम कर रहा है, पाकिस्तान ने FATF के इस मामले को बहुत सीरियसली लिया है और उसकी वजह यह है कि भारत बड़ा घिनौना खेल रहा है FATF में और उसकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से ब्लैक लिस्ट किया जाए। सही। और ये बातें जो हैं वज़ीर आज़म को भी पता है और हमारी जितनी भी लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, उनको भी पता है इस भारत के इस घिनौने साजिश का। तो इसका मुकाबला हमें करना था। तो सफारती मैदान पे तो हम कर रहे हैं। जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उन्होंने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया और वो इसलिए सपोर्ट कर रहे थे कि उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान कितना एफर्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में। आपको मैं बताता चलूं कि इसमें सिविल और मिलिट्री दोनों
बहुत ही ज़्यादा इस पे मेहनत कर रहे हैं, और इन दोनों की मेहनत और साथ में हमारे हमाद अजहर साहब है जो इसको लीड कर रहे हैं, बिल्कुल। उनकी जो कंट्रीब्यूशन ये है कि वो एक लॉयर भी है, जहाँ वो इकोनॉमिक्स के वजीर भी हैं, साथ साथ बैरिस्टर भी हैं, लॉ भी किया हुआ है, तो वो इसके लीगल मामलात को भी समझते हैं। तो वो ये सब मिलकर एफर्ट हो रहा है, और मुझे बिल्कुल यकीन है कि जो पाकिस्तान ने उनसे टाइम लिया है, खुद मांगा है, और जो उन्होंने दिया है उसके हमारे रिक्वेस्ट पे फरवरी 2020 तक ये बाकी जो 4-5 आइटम रह गए हैं, इसको भी हम टू द बेस्ट ऑफ देयर सेटिस्फेक्शन हम इसको भी पूरा कर लेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मीटिंग हमारे लिए बहुत यूजफुल था, हमने काफ़ी प्रोग्रेस किया है, और ये हमारे इंटरेस्ट में भी था कि पाकिस्तान जो है अपने तमाम फाइनेंशियल जो सिस्टम है इसमें बेहतरी लेकर आए, ये हमें पे करेगा आगे चलकर। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रहे हैं, मगर हुकूमत की अगर मैं बात करूं, हुकूमत तो अभी भी ये डिक्लेयर भी कर रही है, बता भी रही है, ऑन बोर्ड भी है सबके साथ ही हमारे मुल्क का तिजारती खसारा है वो कम हो रहा है, इस वक्त हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, इम्पोर्ट्स हमारी कम हो रही हैं। हुकूमत हमेशा ये कहती रही है कि हम जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं हमें मुश्किल और सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं, मगर हमारी जो मैशियत है वो सही सिमत में जा रही है। क्या आपको भी लगता है ऐसा ही है कि हमारी इकॉनमी या हमारी मैशियत जो है वो सही सिमत की जानिब बढ़ रही है? देखिए, अगर हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हमने अपने बैरूनी अकाउंट के खसारे को कम करना है, तो उसके कई रास्ते होते हैं कि मंजिल पे पहुंचने के रास्ते कई हैं। हमने जो इस वक्त रास्ता इख्तियार किया है, ये इस रास्ते को इख्तियार करके अचीव तो हम कर रहे हैं, बट इसका बड़ा हैवी कॉस्ट हमें पे कर रहे हैं, और आगे भी हम पे करते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि हमने तिजारती खसारा या बैरूनी अकाउंट के खसारे को कम करने के लिए जो हमारा मेन टारगेट था, हमने पूरी इकोनॉमी को बिल्कुल सफोकेट कर दिया है, बिल्कुल जैम कर दिया, लॉक जैम जिसे कहते हैं। और किस तरीके से हमने कर दिया है, हमने डिस्काउंट रेट को इतना बढ़ा दिया है कि कोई नई इन्वेस्टमेंट ना हो पाकिस्तान में, कोई अपना कारोबार को एक्सपैंड ना करे। तो जब कोई कारोबार एक्सपैंड नहीं करेगा, कोई नई इन्वेस्टमेंट भी नहीं लाएगा, तो जाहिर सी बात है उसको इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स, इंपोर्टेड मशीनरी, इंपोर्टेड एनर्जी, इनकी जरूरत कम पड़ेगी, तो जिसकी वजह से इंपोर्ट हमारा कम हो रहा है। दूसरी वजह इंपोर्ट कम होने का यह है कि चूंकि हम सीपेक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे जो अमल दरामद कर रहे थे वो अब तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। देखिए, अगर हम पाकिस्तान के डेटा को देखें तो हमारा बैलेंस पेमेंट खराब कब हुआ है? 2015-16, 16-17 में हुआ है, और 17-18 ये 3 माली साल जो है इसमें हुआ है। और ये वो पीरियड है कि जब हम इलेक्शन में जाने की तैयारी में पिछली हुकूमत ने भरपूर तरीके से ये कोशिश की कि ये पावर प्लांट सारे लग जाएं ताकि लोड शेडिंग हमारी कम हो। तो लोड शेडिंग तो कम हो गई है, लेकिन उसकी वजह से ये है कि इतने पावर प्लांट आए, इलेक्ट्रिकल मशीनरी वगैरह, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा। 40 बिलियन से लेकर दो सालों में वो 40 से 60 बिलियन। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मईशत के हवाले से हमारी बात जो चल रही है, मगर अभी भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि दरपेश हैं। आपकी नज़र में वो चैलेंजेस कौन कौन से ऐसे बड़े हैं जो अभी भी पाकिस्तान की इकॉनमी को दरपेश हैं? माशी तौर पे पाकिस्तान आज जहां खड़ा हुआ है, ये इस हुकूमत की पैदा करदा नहीं है। ये मैं बहुत क्लियर अंदाज में कर दूं, ये गुज़िश्ता 10 सालों से जो कुछ भी जिस तरीके से हमने अपनी इकानमी को जिस तरीके से चलाया है, आज हम जहाँ खड़े हैं ये उनके असरात हैं। इस हुकूमत के ज़िम्मे यह लगा कि इसको बेहतर किया जाए, लेकिन यह है कि जितने बड़े चैलेंजेस हैं उस तरह के लोग नहीं हैं उसको एड्रेस करने के लिए। तो ये प्राइम मिनिस्टर को ये सोचना होगा कि जिस तरह के हमारे पास चैलेंजेस हैं, दरपेश हैं, निबटने की गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, लेकिन जिस तरह की कामयाबी होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। वैसे भी 1 साल में 2 साल में मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। ये इतने ज़्यादा डीप तरीके से ख़राब किया गया है, मैं लफ्ज़ की जोर देर के कह रहा हूँ, किया गया है
जिसकी वजह से इसको एड्रेस करने में भी वक्त लगेगा। लेकिन मैं ये ज़रूर प्राइम मिनिस्टर से कहूँगा कि अपनी टीम की तरफ देखें कि जो टीम उन्होंने जिसके ज़िम्मे आपने ये लगाया है, क्या वाकई वो इस काबिल हैं कि वो इस मसाइल से निपट सकते हैं। मेरे नज़दीक बेहतर टीम की ज़रूरत है प्राइम मिनिस्टर के लिए। इस मुल्क में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, आप उसको इस्तेमाल करें। तो ये चैलेंजेस हैं, ये मेरे नज़दीक 2 से 3 साल में बेहतर हो सकते हैं अगर हम ठीक तरीके से काम करें, हमारे पास टीम हो। प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा एफ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को ऐसा, इसी प्राइम मिनिस्टर को अगर 5-6 अच्छे लोग दे दिए जाएं तो दिस प्राइम मिनिस्टर कैन डिलीवर वंडर। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे बात की थी, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिनसे मुतालिक हम बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे दिलचस्प लोग भी मौजूद होते हैं जिनसे बात करने का हमारा दिल भी चाह रहा होता है, और हमारा दिल चाहता भी है कि उनके कामयाबी की वजूहात जान सके, उनके लिए जो सपोर्टिव रोल होते हैं वो लोग कौन से होते हैं। अभी चंद दिन पहले भी आपने देखा होगा, खबरों में एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ हमें देखने में मिली। जब नौजवान जाते हैं दुनिया में, किसी भी मुल्क में जाते हैं, किसी भी हिस्से में जाते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो यकीनी तौर पे जितनी भी पूरी पाकिस्तानी कौम है बहुत ज़्यादा खुश होती है और अप्रिशिएट भी करती है, बहुत सारी दुआएं भी करती है। ऐसे ही एक शख्सियत से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, मगर उनका तारुफ कराने से पहले मैं बता दूँ आपको कि कुछ रोज़ पहले, जैसा से मैंने आपको बताया कि कुछ रोज़ पहले खबरों में बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ें हमें सुनने को मिली। ये कार्डिफ है जहाँ पर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल उन्होंने जीता, और हिमशायर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में उन्होंने रोशन किया। और अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में होने वाली रॉल्फ कैशमैन ओपन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी, जिसमें 55 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल इन्होंने विन किया। पाकिस्तान का नाम वहां पर भी रोशन किया। तो यकीनी तौर पे आपको ये कुछ इमेजेस देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं पाकिस्तान की किस बेटी से आपको मिलवाने वाली हूँ। राबिया शहजाद हमारे साथ वेट लिफ्टिंग चैंपियन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राबिया, थैंक यू सो मच, आप सुबह सवेरे पाकिस्तान में तशरीफ़ लेकर आई। सबसे पहले तो पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से, सुबह सवेरे पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से, 92 न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप जैसे नौजवान जाते हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। मगर मुझे और देखने वाले सबको ये पूछना है कि भैया आपको ये शौक कैसे हुआ? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो, और सबको गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। ये शौक़ मेरा ये था कि पहले मुझे स्पोर्ट्स का बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। ये हमारी फैमिली, मेरे पापा की तरफ से दिया गया शौक़ है, बिकॉज मेरे फादर को बहुत खुद स्पोर्ट्स का शौक़ है। इवन लास्ट वीक वो खुद ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऑस्ट्रेलियन मास्टर्स गेम्स में उन्होंने 4 ब्रॉन्ज मेडल्स लिए इंडोर रोइंग में। तो उनको यही था कि हम लोग ज़रूर स्पोर्ट्स करें, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें स्पोर्ट्स ज़रूर करना है। पहले मैं ज़्यादातर वो स्पोर्ट्स करती थी जो विच आर जनरली एसोसिएटेड विद वुमेन इन पाकिस्तान, जैसे कि स्विमिंग हो गया, एथलेटिक्स एंड रनिंग हो गया। बट मेरा उनके अंदर कोई भी शौक़ नहीं था। मुझे ज़्यादातर शुरू से मार धाड़ टाइप के स्पोर्ट्स का शौक़ था। मैं अपने फादर के साथ रेसलिंग किया करती थी। तो फिर मैंने सर्च किया इंटरनेट के ऊपर कि व्हाट आर द पावर एंड स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स जो मैं कर सकती हूँ, तो मुझे उसके फिर वेट लिफ्टिंग के बारे में पता चला था, और फिर मैंने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया। ठीक है। अच्छा राबिया, एक तो ये कि मेरी नॉलेज में जो बात है, आपने पहले कुश्ती स्टार्ट की और फिर आपने छोड़ दी, उसकी वजह क्या थी? और दूसरा आपने बताया कि वालिद की तरफ से ये सारा आपको मिला, मगर अम्मा होती है ना घर में, तो वो सबसे ज़्यादा कोशिशें कर रही होती, नहीं नहीं बेटियाँ इस तरह के खेल नहीं खेलती, तुम्हें नहीं खेलना, रहने दो। तो घर में सबसे ज़्यादा सिर्फ अब्बू सपोर्ट करते हैं, वालिद ने सपोर्ट किया, या आपको लगता था कि नहीं अम्मी भी साथ आपके शाना बशाना खड़ी हैं कि बेटी हमारी बहुत कुछ कर सकती है? पहले तो जो रेसलिंग मैंने छोड़ा वो उसका ये रीज़न था, बिकॉज रेसलिंग में जब तक आप दूसरे अपने ओपोनेंट पे हावी होते हो तो उस स्पोर्ट का मज़ा है। फिर जब आपका ओपोनेंट आप पे हावी होता है तो फिर मज़ा नहीं रहता, और फिर आपका चेहरा भी ख़राब हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा इंजरियस स्पोर्ट था मुझे लगा, तो उसके मैं उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, मुझे शायद उसमें डर भी था, तो मैंने इसलिए फिर वेट लिफ्टिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दी ओवर रेसलिंग। और दूसरी चीज़ कि रेसलिंग, वुमेन रेसलिंग फेडरेशन ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, तो मैं वो कैसे स्पोर्ट एक
एक ऐसा शुरू करती है जिसकी बुनियाद ही नहीं रखी गई अभी पाकिस्तान में। और सही। उसके अलावा ये पापा की तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है। पापा को मैंने एक बार बोला था जब मैं छोटी थी, तब मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स चेंज करती थी, मेरा किसी भी स्पोर्ट में दिल नहीं लगता था, कभी कुछ किया तो अगले दिन दिल करता था कुछ और करूँ। तो मैंने एक दिन पापा को बोला कि मुझे ना जेवलिन और डिस्कस ना, और द नेक्स्ट डे आप यकीन करें सारा इक्विपमेंट घर के अंदर आ गया था। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे अगले दिन मैंने पापा को कहा नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जैसे मेरी वो एक रूटीन रही हुई थी कि ये स्पोर्ट चेंज किया, फिर एक स्पोर्ट चेंज किया, तो फिर मैंने उसको भी वो भी नहीं किया। पर जब मैं वेट लिफ्टिंग के अंदर आई तो मुझे सब ये कहते थे कि तुमने इवेंचुअली इसको भी छोड़ देना जैसे तुमने पिछले स्पोर्ट्स को छोड़ा। तो आई गारंटीड देम कि नहीं दिस इज़ माई इंटरेस्ट, इसको तो मैं छोड़ने नहीं वाली। अच्छा। मामा का ये होता है क्योंकि ऑब्वियसली जो माएँ होती हैं वो अपनी स्पेशली जो बेटियां होती हैं उनको नहीं देख सकती कि वो वज़न उठाएं या फिर कभी वज़न गिर जाए, कभी आपके जो थोड़े निशान पड़ जाएं आपके हाथों के ऊपर, तो मामा को होता है, मामा बिल्कुल। और जैसे मामा हो गई, हमारी नानियाँ दादियाँ हो गई, उन सबको होता है कि ये वाला स्पोर्ट छोड़ दो, तुम उसके अलावा कुछ और कर लो, भाग लो वगैरह, लेकिन बस वेट लिफ्टिंग ना करो। अच्छा, यानी कि अभी भी होता है। चलिए कोई बात नहीं, अब कुछ टाइम लगेगा, उन्हें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मगर अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं राबिया जहाँ पे हम देखते हैं कि फेडरेशन की जो सपोर्ट है वो बहुत कम नज़र आती है। बहुत सारे आपको भी पता होंगे, आपकी जो फेडरेशन है वो आपके लिए कितनी ज़्यादा सपोर्टिव है? ट्रेनिंग कौन कौन आपको बेस्ट कराता है? कोचिंग आपके लिए बेस्ट कौन करता है? वाली तो करते होंगे डेफिनेटली, मगर इसके अलावा फेडरेशन में से कौन कौन लोग हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके साथ खड़े रहते हैं? फेडरेशन जो है पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और उनमें जो लोग हैं वो सेक्रेटरी हैं अमजद अमीन भट्ट और जो प्रेसिडेंट हैं हाफिज़ इमरान भट्ट, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया क्योंकि मैं वाहिद वुमेन वेट लिफ्टर हूँ सिंध की तरफ से। तो वो मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि यहाँ पे कोई बेस नहीं है, यहाँ पे कोई क्लब्स नहीं है, कोचेस नहीं है, और मैं एक अकेली वाहिद वेट लिफ्टर निकल के आ रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से सपोर्ट और इनकरेजमेंट मिली है, उसके लिए मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और उसके अलावा जो आपने ट्रेनिंग की बात की, तो अनफॉर्चुनेटली मैं ट्रेनिंग अभी खुद अकेली कर रही हूँ, मतलब माई सेल्फ आई एम कोचिंग माई सेल्फ, बिकॉज यहाँ पे कोचेस अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे क्लब्स नहीं है। तो इवन मैंने जो अपना पूरा ट्रेनिंग का रूम बनाया हुआ दैट इज़ इनसाइड माई हाउस, मैंने अपने डाइनिंग रूम को अपने जिम में कन्वर्ट किया था, उसके ऊपर भी मेरी मामा काफ़ी नाराज़ हुई थी। तो बस यही है कि अपने घर में आपने फैसिलिटी खुद बनानी है, आपने खुद कोचिंग करनी है, खुद अपनी डाइट को मेंटेन करना है, ये फैसिलिटीज़ अभी मौजूद नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं राबिया, फैमिली में कोई और है, बहन भाई कोई भी जो कोई और खेल खेलता हो? सबसे पहले जब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मेरे फादर खुद इतने ज़्यादा स्पोर्टिव पर्सन है, वो भी लास्ट वीक भी इतना जीत के अचीवमेंट्स करके आए हैं। और उसके अलावा मेरी जो बड़ी बहन है माहू शहजाद, वो पाकिस्तान नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर है। तो इवन ये जो सिबलिंग राइवलरी थी, बिकॉज क्योंकि एक बहन इतना ऊपर जा रही है, माहू ने पहले बहुत ज़्यादा स्टार्ट किया था बैडमिंटन, मैं तो स्पोर्ट्स में बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं थी, मेरे ऊपर तो एक थोपी हुई सी चीज़ थी। तो जब माहू ने स्टार्ट किया, माहू बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स करी थी और पापा बहुत ज़्यादा उसको वो करते थे अप्रिशिएट, तो उस कहते हैं ना, उसने मुझे एक वलवला और एक जोश दिया कि नहीं मैंने भी इस फील्ड के अंदर आके कुछ और यकीनी तौर पे जिस तरह से आपके पेरेंट्स, बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उनके लिए बिल्कुल ये एक मिसाल है। आप इस वक्त सामने, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो बच्चियों को इस किस्म की स्पोर्ट्स में नहीं जाने देते। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आपको मिल रही है, बहुत ज़्यादा पसंद करें। होपफुली बहुत सारी बच्चियाँ जो इस गेम में आना चाह रही हैं उनके लिए आप एक रोशन मिसाल होंगी। अच्छा, लड़कियों की बात जब करते हैं तो राबिया, हमारा ये होता है कि भाई आप खेल के अलावा क्या करती हैं, तो राबिया खेल के अलावा क्या करती है और दोस्तों को कितना टाइम देती है, पढ़ाई पे कितना फोकस करती है, कौन कौन सी एक्टिविटी है राबिया की? और मेरे पास एक मैं IBA के अंदर पढ़ती हूँ और IBA माना गया है अपनी स्ट्रिक्टनेस के अंदर, अपनी इन टर्म्स ऑफ एब्सेंसेस या फिर इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डेडलाइंस। तो अभी मैं 7th सेमेस्टर के अंदर हूँ, BBA का प्रोग्राम है मेरा और आई एम जस्ट अबाउट टू ग्रेजुएट। और ये हुआ था अभी जब मैं कॉम्पिटिशंस के ऊपर थी ओवर दिस वीकेंड, मैंने 2 अपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स मिस किए थे, और जब मैं जिस दिन मैं आई हूँ द नेक्स्ट डे मेरे 2 मिड टर्म एग्ज़ाम्स थे जिनके लिए मुझे पढ़ना था एक ही दिन के अंदर। सो दैट वाज रियली चैलेंजिंग। अभी भी कल रात 2 बजे तक बैठ के आई वाज डूइंग एन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। भाई राबिया कर सकती है, राबिया इतना ढेर सारा वेट उठा सकती है ना, तो राबिया ये भी कर सकती हैं। अच्छा राबिया, लास्टली मुझे बताएं आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या सोचा हुआ है आपने अपने लिए, और वो तमाम पेरेंट्स जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, वो तमाम बच्चियाँ जो इस वक्त आपको देख रही हैं, उनके लिए अगर आपको मैसेज देना चाहें।
फ्यूचर प्लान्स मेरे इंशाल्लाह आई एम एमिंग फॉर ओलंपिक्स 2024 और मुझे अभी बहुत ज़्यादा कोचिंग की ज़रूरत है बिकॉज अभी तक मैं अपने आप को खुद कोच करती आई हूँ और जब भी मैं कॉम्पिटिशन्स में जाती हूँ मुझे बताया जाता है कि यू नो तुम्हारी टेक्निक में काफ़ी फॉल्ट्स हैं, अगर तुम टेक्निक बेहतर कर लो यू कैन लिफ्ट 20 kgs मोर अप्रॉक्सीमेटली। तो मेरा सबसे पहला ये प्लान है कि मैं लोकली ट्रेनिंग लूँ, लाइक पंजाब साइड पे जाके, लाहौर में काफ़ी अच्छे हमारे पास कोचेस अवेलेबल हैं। उसके अलावा आई हैव लॉन्ग टर्म प्लान्स के मैं मास्टर्स करने जाऊँ बाहर अब्रॉड और फिर वहाँ जाके अपना वेट लिफ्टिंग भी कंटिन्यू करूँ। और लड़कियों को मेरा यही पैगाम है कि अगर आपको किसी चीज़ का शौक़ है और आपको लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते तो आप अपने शौक़ को परस्यू करें, आप लोगों की ज़्यादा ना सुनें। बिल्कुल, लोगों की परवाह तो करनी ही नहीं चाहिए। राबिया, बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए हैं, बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं कि जहां पर भी आप जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करें, मगर इसके साथ साथ कुछ रोशनी हमारे सुबह सवेरे पाकिस्तान के सेट को भी बख्शिएगा। जब भी लाहौर आइएगा ज़रूर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। तो आपके लिए दुआएं हैं बहुत सारी। थैंक यू सो मच, आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान में हमें ज्वाइन। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब चूँकि खुद एक स्पोर्ट्समैन रह चुके हुए हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर खेलों का जो मयार है उसको बुलंद भी करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ज़ुबैदा खानम जी साहबा के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं और मैंने कहा था कि शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतालिक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जानना चाहते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ख़ास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मगर वो लोग जो इन्हें पहली दफ़ा देखेंगे मैं उनके लिए तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर उमर आदिल साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगर डॉक्टर साहब की मैं बात करूँ तो ये अदीब भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, एक डॉक्टर भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, इतनी सारी सलाहियतों के मालिक हैं और सबसे खूबसूरत बात है कि ज़ुबैदा खानम जी साहिबा को बहुत करीब से ये जानते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं, जब भी हम कहते हैं कि जी हीरे की पहचान हमेशा जौहरी को होती है, बहुत सारी चीज़ें मैं ज़ुबैदा खानम जी साहिबा के रिलेटेड जानना चाहूँगी, मगर गुलकारा वो कैसी थी? उनके तो गीत कहा जाता था कि फ़िल्म को अगर हिट कराना है तो ज़ुबैदा जी के गीत होने चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे अहम बात यह है कि उनके अंदर वो तमाम तजाद मौजूद थे। हम समझते हैं कि गुलकारा को कामयाब होने के लिए किसी ऐसे पस मंज़र से आना चाहिए जहाँ पे मौसीकी और गायकी रोज़ी रोटी हो, इज्जत का बायस हो, या कम से कम एक घराना ऐसा हो जहाँ पे मौसीकी सिखाई जाती और हो, वो उससे बिलोंग करती। आप यकीन कीजिए कि अगर हम ज़ुबैदा खानम को देखिए तो ये वाकई वो नेचुरल टैलेंट है, ये वो सुर हैं जो अल्लाह ताला किसी के गले में बिठा देता है। किसी उस्ताद की शागिर्द नहीं है, किसी घराने से ताल्लुक़ नहीं है, किसी खास तबके से ताल्लुक़ नहीं है। छोटी सी उम्र में एक नन्ही मासूम मनहनी सी लड़की आई है और फिर अगले 9 साल तक हमारे फिल्मी उफक पे छा गई। एंड दैट वाज नॉट एन ईजी टाइम। आप ये सोचिए कि जिस वक्त ज़ुबैदा खानम आई हैं, द ईयर वाज 1951। 51 में हमारे पास मलिका तरन्नुम नूर जहां का सूरज दमक रहा था एंड इट वाज सपोज्ड टू शाइन फॉर द नेक्स्ट 7 डेकेड्स। उसके अलावा जीनत बेगम थी, मुनव्वर सुल्ताना थी और उसके अलावा इकबाल बेगम भी थी। मगर इन तमाम लोगों के दरमियान अपनी जगह बनाना, अपनी शनाख्त बनाना और फिर उस शनाख्त को मकबूल और कामयाब करना, ये वाकई ये बताता है कि वो साहिब तर्ज फनकारा थी एंड शी वाज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन हर स्टाइल ऑफ सिंगिंग। अच्छा, स्टाइल ऑफ सिंगिंग ज़रा गौर कीजिए, उसमें क्लासिकल अंग नहीं है। इट इज़ सो ईजी। उनके गाने बड़े हमेबल हैं। आपने कहा ना कैसी गुलकारा थी, ऐसी गुलकारा थी कि आज भी लोग उनका गीत गाते हुए बेइंतहा खुशी महसूस करते हैं। अपनी आवाज़ उस महबूब के लिए वक्फ कर दी, उसकी शान के लिए वक्फ कर दी जो सैयदुल महबूबीन है, और इससे बेहतर हो नहीं सकता। एंड द टर्निंग पॉइंट केम जब उन्होंने अयाज़ में ये नात पढ़ी है। तो मैंने जब भी उनको देखा, एक तो मैंने उनको हमेशा बेइंतहा आसूदा पाया। शी वॉज सो हैप्पी with what she had achieved in life as a wife, as a mother and lastly as a singer. मैं आपको बात बताऊं, सरवत, हमारे यहाँ जो ख़वातीन मुख्तलिफ परफॉर्मिंग फील्ड्स में काम करती हैं, पछतावे का शिकार हो जाती हैं। या तो अपने काम से नफरत शुरू कर देती हैं या कभी खुशी से बस के नहीं देती। देखिए, इसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। हमारा मुआशरा और उसका रवैया और एटीट्यूड। एक औरत जो बहुत कामयाब है और अपने वक्त में उसने बेहतरीन कमाया, इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, उसके बाद वी ट्राई टू एक्चुअली मेक देम फील बैड अबाउट इट। ये तो गाने वाली है, ये तो नाचने वाली है, ये तो फिल्मों वाली है। हम लोग किसी को बख्शते हैं? हमारी जो अपने एटीट्यूड्स हैं वो औरत को कहीं कामयाब होते नहीं देख सकते। बिल्कुल। आज आपकी जितनी भी पुरानी अदाकाराएं हैं वो किनारा कश होकर बैठी हुई हैं, छुप के बैठी हुई हैं,
ताकि उनके बच्चे एम्बेरस ना हो जब उनकी माँ को कहा जाए भाई हम तो आपको फलां फिल्म में देखा था, क्या उम्दा नाची थी आप। वी ऑलवेज हैव दिस टंग इन चीक थिंग अबाउट आवर एक्ट्रेसेस एंड एक्चुअली अबाउट मेनी women in the performing fields। बाहर तौर मैंने उनको हमेशा मुतमईन इसलिए पाया, once she chose to become a wife and a mother, she was one of the best people possible। आप यकीन कीजिए रियाज बुखारी साहब के साथ आखिरी दिन तक उनकी शादी एक मिसाली शादी थी। मिसाल मैं इसलिए कहता हूँ कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो विमेन हैं, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, उनके लिए शौहर की सुप्रेमेसी बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। जब इस रोल में हमारी आज की खातून आती है तो परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद फिर बेइंतहा ज़्यादा दुखी हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वजह थी कि जुबैदा खानम जी ने ये छोड़ दी गुलकारी क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कलाम के लिए वक्फ कर दी? देखिए, या कोई और भी वजूहात? एक बहुत बड़ी वजह यह है, औरत की मेराज मेरे ख्याल में पता है क्या है, कि उसको एक कफील मिले, कफील जो उसकी किफादत करे, उसकी कदर करे, उसको लाड करे, हाँ, उसका हाथ कितनी भी कामयाब हो जाए, उसे कैसे ही शख्स उसका चाहिए। हाथ पकड़ के कहे कि बीबी आओ, आज से तुम मेरे घर की महारानी हो, यहाँ औलाद पैदा करो और मेरे दिल पे और मेरे घर पे हुकूमत करो और दुनिया को तज दो। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। विमेन हु अंडरस्टैंड दिस, पीपल लाइक जुबैदा खानम, वो फिर ज़िंदगी भर खुश रहते हैं। और जुबैदा खानम की एक बहुत बड़ी जो खूबी ये है कि बार बार वापस जाने की ज़रूरत पेश नहीं आई। पीपल गो बैक टू सिंगिंग आफ्टर लीविंग इट। मैं कहता हूँ अव्वल तो छोड़िए ही मत, ऐसा दावा ही ना कीजिए कि हमने अपने आप को बिल्कुल दूर कर लिया फिल्मी सनत से या गायकी से। और अगर दावा किया है तो उस पर कायम रहिए। ये काम बड़ी इज्जत का काम है, ये बड़ी अल्लाह की इनायत है। सीखिए। और देखिए, जब आपको इज्जत एक काम से मिले, आप उस काम को इज्जत दीजिए। जो लोग अपने काम को इज्जत नहीं देते, फिर उनकी इज्जत आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, बहुत सारे ऐसे अभी भी हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं, बहुत सारी हर इंडस्ट्री में ऐसे नजर आते हैं कि जिनकी फैमिली का कोई ना कोई शख्स पहले उस जगह पर मौजूद होता है, फिर वो दूसरों को लेकर आता है, या जो शख्स गुजरा होता है वो आने वालों को लेकर आता है। तो जुबैदा खानम जी का कोई था ऐसा फैमिली में जो पहले आया हो, या उनके बाद उनकी फैमिली में से कोई आया हो? कतअन नहीं, कतअन नहीं। ये बिल्कुल बुरा ना मानिएगा। शी वॉज अ स्ट्रीट सिंगर। स्ट्रीट सिंगर वो है जो गड़वी के साथ लोग गाने गाते हैं या कोई थोड़ी बहुत अच्छी आवाज़ होती है। अच्छा। शी नेवर हैड एनीबडी फ्रॉम हर फैमिली हु वाज अ म्यूजिकोलॉजिस्ट और अ परफॉर्मर। इनकी आवाज़ को तो डिस्कवर एक ऐसे आदमी ने किया जो जौहर शनास था। आपने शुरू में कहा ना कि जौहरी को होती है, तो हमारे यहाँ बहुत बड़े जौहरी जो होते हैं वो फिल्म कंपोजर्स होते हैं। और बाबा GH चिश्ती से बढ़कर कंपोजर कौन होगा? बाबा जी को मजाक आदमी नहीं, बाबा जी एक बहुत अजीम शख्सियत है। आप यकीन कीजिए, आज अब पंजाबी म्यूज़िक बनाए, आज तक बाबा जी से बच के कोई निकल ही नहीं सका। कुछ ना कुछ बाबा जी का लामुहल्ला कंपोजिशन के अंदर आ जाता है। बाबा जी ने जिस फिल्म में जुबैदा खानम को चांस दिया, वो भी कोई आसान काम नहीं था। उस फिल्म के जो गीत थे वो मलिका तरन्नुम नूरजहां गा रही थी, उसके अलावा इकबाल बेगम भी गा रही थी, मगर उन्होंने फिर भी एक गाना ही स्नीक्ड इनटू वन कंपोजिशन फॉर जुबैदा खानम। और फिर देखिए, अपना जो टैलेंट है वो छुप नहीं सकता। ये जब आया होता है तो ये बिल्कुल ईद के चांद की तरह होता है, जो बगैर रुयत हलाल कमेटी या इस्लामिक कैलेंडर के मतलब टेलीस्कोप के बगैर नजर आ जाता है। भाई चांद नजर आएगा तो सबको नजर आएगा। तो फिर इन अ फ्यू ईयर्स टाइम, स्वर्ण लता का आपने जिक्र किया, आपके पैकेज में भी स्वर्ण लता का था। स्वर्ण लता और उनके मियाँ नज़ीर एक बेइंतहा उम्दा सलीकामंद फिल्म मेकिंग टीम थी। नज़ीर साहब उस वक्त तक हीरो तो नहीं आते थे, लेकिन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वो होते थे। स्वर्णलता जो उनकी बेगम थी, उनको अभी तक हीरोइन लेते थे, हालांकि उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी। उसके अलावा सस्ते हीरोज, अभी इनायत हुसैन भट्टी साहब को आपने देखा जो उनके साथ मौजूद थे। एंड देन दे वांटेड टू हैव पीपल हु वुड नॉट कॉस्ट अ लॉट। दे वर वेरी कॉन्शियस अबाउट द कॉस्टिंग ऑफ फाइनेंसिंग अ नेसेंट एंड न्यूली बॉर्न फिल्म इंडस्ट्री। तो उस वक्त उन्होंने शहरी बाबू के लिए उनको लिया जुबैदा खानम को। नई लड़की, अभी मार्केट वैल्यू भी नहीं है, इंतहाई कम लालच, इंतहाई कम डिमांड, उनको क्या गीत बने हैं कि आप यकीन कीजिए अब तक गूंज रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत सारे नए बच्चे ऐसे आ रहे हैं, यंगस्टर्स हैं जिनको हम पसंद भी करते हैं, मगर बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे नौजवानों को किस तरह से इन सब लोगों से सीखने की ज़रूरत है? सबसे पहली चीज़ मैं बताऊँ आपको, और वो बात हमेशा पक्की होगी, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हमारे नौजवान हों, फनकार हों, सिंगर हों, जो भी हों, अगर वो अदब करना सीख जाएं तो यकीन कीजिए बाअदब बानसीब होता है। हमारे यहाँ चूँकि अदब की कमी है, एहतराम की कमी है, बड़ों की इज़्ज़त ही नहीं है, इसलिए ये लोग खुद कभी इज़्ज़त नहीं पा सकते। और मैं ये बात बार बार कहता हूँ, इज़्ज़त के कई माने हैं। एक बात मैं आपको बताऊँ, बड़े बड़े आजकल फिजी ड्रिंक वालों के स्टूडियोज़ लगे हुए हैं, उसके अंदर जुबैदा खानम के गाने, गाड़ी को चलाना बाबू ज़रा धीरे धीरे, हल्के हल्के हल्के, कोई जिक्र भी नहीं करता।
कि ये धुन, ये गीत किसका है, किसका है। वो सब इस कदर घमंड से बैठे हुए हैं कि ये हम ही हैं, हम ही अपने बाबा आदम हैं, हम ही अपनी अम्मा हव्वा हैं, हम ही औलाद हैं, हम ही वालिद हैं। खुदा का वास्ता, इट टेक्स वन सेंटेंस। और जब आपने किसी का चबाया हुआ नवाला बार बार चबा के अपना पेट भरना है तो मेरे ख्याल में प्रोप्राइटी डिमांड्स इट कि आप बड़ों का नाम जरूर लीजिए। बिल्कुल, इसी खूबसूरत बात के साथ ही सुबह पाकिस्तान में मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ती हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत सारे लोग जो कि ज़ुबैदा खानम जी से मुताल्लिक नहीं जानते थे, बहुत कुछ आज जाने और हमने भी यकीनी तौर पे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं आपकी बातों से। और इसके साथ साथ जिस तरह से नौजवानों से मुताल्लिक बात की है कि बाद बानसीब। इसके साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरा पाकिस्तान की खूबसूरती भी आपके साथ शेयर करेंगे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी सेहत से मुताल्लिक हैं जो मुझे शेयर करनी है, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुर्दे हमारे जिस्म का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इनकी सेहत हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये मुतासिर होते हैं, हमारी पूरी बॉडी मुतासिर। वैसे तो हर ऑर्गन हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, मगर जब गुर्दों की बात आती है, किडनीज़ की बात कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये बड़ी ही सेहतमंद, इनका सेहतमंद होना बड़ा ज़रूरी होता है पूरी बॉडी के लिए। तो वो मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई, हमारे बच्चे, बूढ़े बुज़ुर्ग जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिनको भी गुर्दों का मसला है, वो हमें कॉल कर सकते हैं। अगर हर्बल तरीके से उसका इलाज जानना चाहते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप एलोपैथी के हवाले से जानना चाहते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपकी ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊँगी, मगर उसके लिए पहले आपको फ़ोन उठाना पड़ेगा, कॉल करनी पड़ेगी, अपना क्वेश्चन थ्रो करना पड़ेगा, उसके साथ फिर मैं उसका जवाब भी लूँगी। मैं अपने पैनल का तारुफ करा देती हूँ। सबसे पहले मेरे साथ डॉक्टर औरंगज़ेब अफजल साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, ये किडनी स्पेशलिस्ट हैं, इनसे बहुत सारी मालूमात है जो हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। एज इट इज़ माहिर ग़िज़ाइयत हमारी बहुत ही फेवरेट डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। और हर्बलिस्ट है डॉक्टर इसहाक साहब, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हर्बल वे के अंदर जानेंगे कि आपके किडनीज़ की सेहत को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ही से शुरू करती हूँ। जब हम किडनीज़ की बात कर रहे होते हैं तो हम हमेशा कहते हैं भी हमारी गुर्दों की सेहत बड़ी इंपॉर्टेंट है। गुर्दे हमारे जिस्म का कितना लाजमी और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और उनकी सेहत कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है ये तो कुछ ज़्यादा ही सादगी हो जाएगी अगर हम ये समझाना शुरू कर दें कि गुर्दे अहम हैं। मेरा ख्याल है इस वक्त हम सब जानते हैं, सब केयर नहीं करते, हम सब जानते हैं कि गुर्दे अहम हैं। नौइयत के लिहाज से देखा जाए तो आप ये समझें कि जिस्म का तकरीबन 25% ब्लड फ्लो जो सा है वो तो गुर्दों को जाता है। ठीक। और रोज़ाना हम सैकड़ों लीटर जो सा है फ़िल्ट्रेशन इसी एक छाननी जो अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में डाली हुई है दोनों साइड पे, इसमें से बनता। फिर उसमें से ज़रूरत की चीज़ें कुदरती एक निज़ाम के ज़रिए जिस्म में रख ली जाती हैं, गैर ज़रूरी चीज़ें पास आउट कर दी जाती हैं और हम उसे यूरिन या पेशाब कहते हैं। पेन होगी अगर गुर्दे में पथरी होगी, खुदा न खास्ता अगर कोई रसोली रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हो, कुछ और मामलात हैं जिसमें भी पेन होगी, खून की सप्लाई बंद हो फिर भी पेन होगी। बस यही कुछ मामलात हैं। इसके अलावा अगर गुर्दे फेल हो रहे हैं शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम की एक बीमारी की वजह से, तो ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मैंने एक नाम लिया, एक छतड़ी है जिसके नीचे सैकड़ों बीमारियाँ हैं। इन सब में किसी में कोई गुर्दे के अंदर दर्द नहीं होती। तो इंतज़ार मत करें कि दर्द हो तो मैं मानूं कि मुझे कोई गुर्दे का मसला है। नंबर 1। अलामात कैसे पता चलेंगे डॉक्टर साहब कि 80% आपने कहा कि हिडन किस्म की चीज़ें होती हैं जिसमें तकलीफ नहीं होती, आपको डायरेक्ट नहीं पता चल रहा होता, तो लोगों को कैसे पता चले कि भाई मुझे ये मसला होने वाला है या हो रहा है? एग्जैक्टली मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। मोटी चीज़ें जो अलामतें नज़र आएंगी, 2 किस्म के गुर्दे के अमराज होते हैं। एक वो जिसमें सोजिश होती है और एक वो मर्ज़ है जिसके अंदर सोजिश नहीं होती। मैं दोनों को अलग-अलग बता देता हूँ। सोजिश वाले अमराज, उनमें अमूमी तौर पे गुर्दे में से प्रोटीन लीक होती है। शुगर से गुर्दे का ख़राब होना, हेपेटाइटिस हम सुनते हैं जिगर को ख़राब करता है, लेकिन वो गुर्दे में से भी प्रोटीन लीक कर सकता है। कुछ लोगों को गेठिए का मर्ज़ होता है और गेठिए के मर्ज़ के अंदर प्रोटीन गुर्दे से लीक शुरू हो जाती है। तो मोटी बात, अगर पाँव पे सोजिश आए, आँखों के गिर्द यहाँ पे सोजिश आए, लेटने से सांस दुश्वार होना शुरू हो जाए और दर्द नहीं, एक भारी फीलिंग भी साइडों पे आ जाए, तो ये कंसीडर करें कि गुर्दे का मर्ज़ हो सकता है। अब जब वो ख़राबी की तरफ जाएगा तो उससे भूख कम होगी, फिर उल्टी आना शुरू हो सकती है, उससे जिस्म में ख़ारिश शुरू हो सकती है, नींद जोन सी है बेरब्त हो जाती है। अच्छा।
सुबह की शाम और डिस्टर्बिंग हो जाती है, डिस्टर्बिंग सिचुएशन में आप चले जाते हैं और इससे फिर वेट रिडक्शन भी शुरू हो जाती है। अब दूसरे मर्ज जिनकी तरफ मैंने अभी यूरिन का बिल्कुल जिक्र नहीं किया क्योंकि यूरिन पे सब जो दूसरा मर्ज है जिसके अंदर यूरिन कम नहीं होता, यूरिन ठीक आता रहता, लेकिन वो इतनी खामोशी से आगे चलता है कि जितनी देर में अमूमी तौर पे मरीज़ प्रेजेंट होता है बहुत आगे बढ़ चुका होता है। इसे क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कहते हैं और आजकल के दौर में जो हम पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और किताबों में इतना नहीं लिखा। इसका मतलब है कि यूरोपियन ममालिक में वो इतना नहीं है, हमारे में है। और इसके अंदर भूख का कम होना, जनरलाइज कमज़ोरी, नकाहत, थकावट, कंसंट्रेशन एबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाना और इसके अलावा खून की जो सी बिला वजह कुछ लोगों का खून कम होना शुरू हो जाता है। तो सोचने की बात यह है कि अमूमी तौर पे जिगर पे डाला जाता है कि खून बनाता है, हकीकतन गुर्दे हैं जो खून बनाने के लिए बेसिक रतूबत पैदा करते हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से भी आपने डॉक्टर औरंगज़ेब की गुफ्तगू सुनी, हम मेजर कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं जाके हमारे किडनीज के ऊपर? जहाँ तक अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जहाँ तक डाइट की बात है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है किडनी, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, छाननी है, आपकी बॉडी का फिल्टर है, उससे आपकी बॉडी के जो वेस्ट हैं उसको एक्सक्रीट करना है फिल्टर करके, ठीक है। अब एज ए न्यूट्रिशनिस्ट जब हम किसी किडनी डिसऑर्डर के पेशेंट को देखते हैं जिसको गुर्दे का कोई मसला है, तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि एक तो हम उसको इस तरह की न्यूट्रिशन दें कि उसकी बॉडी में जो प्रोटीन का इम्बैलेंस हो रहा है, यानी जो प्रोटीन कम हो रही है वो भी दोबारा नॉर्मल की तरफ आए और बॉडी की प्रोटीन से एक्सक्रीशन भी आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा ना हो। सबसे पहले बॉडी की हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इतनी हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है कि आपका अराउंड 1.5 लीटर्स जो वाटर है, जो यूरिन है, वो डेली एक्सक्रीट होना चाहिए। जितना आपकी यूरिनेशन होगी, जो आपका ऑप्टिमल जो रिक्वायर्ड अमाउंट है यूरिन वो एक्सक्रीट होगा, उतना ही वो अपने साथ वेस्ट भी लेकर जाएगा। फॉर एग्जांपल अब यूरिन में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं अगर वो आपके पास एक्सक्रीट नहीं होंगे तो आपके पास किडनी में जब इकट्ठे जमा होना शुरू हो जाएंगे, उसकी वजह से आपके पास किडनी स्टोन्स भी हो जाते हैं। आपके पास किडनी स्टोन्स का जो एक 3/4 होता है वो कैल्शियम और ऑक्सलेट स्टोन्स का होता है। हमारे पास हमारी ग़िज़ा में, हमारे बहुत सारे फलों में, बहुत सारे खानों में कैल्शियम और ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मिकदार, बहुत हाई मिकदार मौजूद है। अगर हम पानी कम लेंगे सबसे पहले तो हमारे पास वो सारी जो ग़िज़ा में जो सारे मादियात हैं जिनको एक्सक्रीट होना चाहिए, किडनी से निकलना चाहिए, वो एक्सक्रीट नहीं होंगे, वो जमा होना शुरू हो जाएंगे और इस तरह हमारे पास स्टोन्स भी होते हैं, बाकी प्रॉब्लम्स भी होते हैं। स्टोन्स से रिलेटेड, स्टोन्स के हवाले से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे हमारे देखने वालों ने क्वेश्चंस भी अपने भेजे हुए थे कि किडनी से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं, अगर इन केस उनकी कॉल ना मिल सके तो फिर ये क्वेश्चन उनसे पूछे जा सकते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर इसाक साहब, मुझे क्या बताइएगा, अम्मा, अब्बा, नानियाँ, दादियाँ एक बात कहती थी, बेटा कच्चे चावल नहीं खाने आपने, ये किडनी के अंदर स्टोन कर देते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनसे मना करते थे कि ये आपने नहीं खानी। क्या वाकई ये चीज़ें भी हमारे किडनी के अंदर इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, या आपको लगता है नहीं हमारी और भी बहुत सारी गलत ऐसी चीज़ें होती हैं डाइट के अंदर जो हम ले लेते हैं और वो हमारी किडनी को इफ़ेक्ट करती हैं जाके? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी दूर से इनवाइट किया। ये आपने जो फरमाया है ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह डिटेल से बताया, सारे ने बहुत डिटेल से बता दिया। चावलों के बारे में अमूमी तौर पर हुक्मा हजरात जो है, हकीम है, वो कहते हैं कि ये चावल ना खाना, तो वो लोग कहते हैं कि ये चावलों के दुश्मन है अमूमी तौर पर, क्यों रोकते हैं? हालांकि इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी जिसके बन रही होती है ये अमूमी तौर पर टूटती नहीं है क्योंकि इसके अंदर चिकनाई होती है ज़्यादा, ठीक है जी। पथरियाँ होती हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट है, यूरिक एसिड की है, कैल्शियम फॉस्फेट की है, अलग अलग पथरी होती है। और अमूमी तौर पर पथरी की ही आप बात कर रही हैं तो पथरी की ट्रीटमेंट करने के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा गलत काम करते हैं कि घरों में बैठे हुए हैं और ख़ुद से ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो सेल्फ ट्रीटमेंट है ये भी जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को पता नहीं है कि मैंने क्या करना क्या नहीं करना। चावल जब पथरी बन रही होती है तो उस वक्त नुकसानदेह ज़रूर होते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि यूरिन के लिए बहुत पथरी में तो दर्द होगी, हमें पता चल गया, और दर्द बड़ी बड़ी नेमत है कि पता चल गया पथरी और हमने इसकी ट्रीटमेंट कर ली। जब पेशाब कम आता है तो तब भी किडनी का प्रॉब्लम होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि पेशाब जब ज़्यादा आ रहा होता है तो लोग ये समझते हैं कि हाँ मुझे पेशाब तो बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, तो तब भी किडनी का प्रॉब्लम आ रहा होता है। डॉक्टर साहब उसमें ये भी कहते हैं भाई मैंने आज पानी बड़ा कम किया था इसलिए मुझे बहुत कम यूरिन मैंने पास किया, कुछ कहते नहीं मैंने पानी बहुत ज़्यादा पिया था। लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, पानी के बारे में भी एक बात ये बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। अमूमी तौर पर मैं मॉर्निंग शोज़ के अंदर सुनता हूँ तो वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर आकर कहते हैं जी आपको जी इतने गिलास पानी पीना चाहिए।
मैं पूछता हूँ कि एक बंदा है उसको 20 गिलास पानी पीने चाहिए, लेकिन वो एसी में बैठता है तो वो 20 गिलास पानी पिए तो वॉशरूम में अपना बेड लगा ले फिर तो वो। लेकिन एक बंदा है वो कसी का काम करता है, मेहनत करता है, तो वो तो बंदा एक टाइम पर एक जग पी जाता है। हर जो पानी है वो सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट पर है, और दूसरा ये कि आपके वर्क पर है, जैसा आप काम करते हैं वैसा पानी। और पानी जो है इनटेक ज़रूर नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ये नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक मुझे पानी पीने का याद नहीं रहा, तो डेफिनेटली बात है जैसे अब कि गुर्दे जो हैं वो फिल्टर भी हैं और फिल्ट्रेशन का प्लांट भी है ये हमारा। और दूसरा ये कि बैलेंस भी रखते हैं, जैसे शुगर है आपके जिस्म में बढ़ती है तो गुर्दों से खारिज होना शुरू हो जाती है, यूरिक एसिड को भी बैलेंस करते हैं। तो हमें चीज़ों को जो है ना एक तवाज़न से खाना चाहिए, तवाज़न से पीना चाहिए, ना कि पानी ज़्यादा कर देना चाहिए कि नहीं जी अब ज़्यादा पानी पिएंगे तो यूरिन ज़्यादा होगा, जब यूरिन ज़्यादा पास आउट होगा तो उस वक्त मिनरल्स भी ज़्यादा जाएंगे, उनका बीपी लो रहने लग जाएगा। हर चीज़ को एक तवाज़न से रखेंगे तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन गुर्दे जो हैं लोग इग्नोर बहुत करते हैं इनको। दूसरी बात सेल्फ ट्रीटमेंट, ये एक रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से कि सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करें, किसी भी माहिर डॉक्टर से, किसी भी माहिर हकीम से उनको कंसल्ट करें। और बाकी जो गुर्दों को इग्नोर करते हैं ना, ये इग्नोरेंस आपके लिए कितनी ज्यादा नुकसानदेह होती है इसमें मैं बात करूंगी। याहिया हमारे रेगुलर कॉलर हैं कराची से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी याहिया, क्या बात करना चाह रहे हैं आप? पहले तो आपको और आपके मौजूद मेहमान डॉक्टर साहब ने एक बात का तो मेरी जवाब दे दिया। मैं बड़ा क्लियरली पूछना चाहता था कि पानी के इंटेक के बारे में लोगों को बताया जाता है कि इतना पी लो, और वो हर एक की रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी होती है, नेचर ऑफ वर्क पे होता है, तो ये मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन जो मुझे सवाल डॉक्टर साहब से, क्योंकि मैंने अपने गिर्द गिर्द लोगों के मसाइल देखे डॉक्टर साहब, मसला ये कि जो हमारे जीपीज होते हैं ना, मैं स्पेशली इसलिए कहता हूँ कि पहले तो आदमी कंसल्टेंट के पास जाता नहीं, वो जीपी के पास जाता है, उसको कुछ दर्द होता है, कुछ होता है, तो ये लोग फिर पेन किलर शुरू करते हैं और पेन किलर देते चले जाते हैं, और आखिर में चला होता है कि वो जब वो सही स्पेशलिस्ट पर कंसल्टेंट पहुंचता है तो पता चला है गुर्दे फेलियर की तरफ चले गए। मैं एक नहीं कई वाकयात आपको कोट करता हूँ। अब सवाल ये है कि एक तो मुझे क्वेश्चन ये करना है कि गुर्दे की जो पेन किलर्स हैं वो आपके गुर्दे पे और आपके जिगर पर कितना असर डालते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक सिंपल जो लोकेशन ऑफ दी, हमें अपने गुर्दे की लोकेशन सही पता नहीं होती कि हमारी गुर्दे की लोकेशन क्या है, तो मुझे लोकेशन बताएं कि व्हाट इज द रियल साइड ऑफ दैट पेन। ये मुझे थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच याहिया शामिल होने के लिए। शाजिया नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी मेरी बहन शाजिया, बात कीजिए। मैंने पूछना ये था कि मेरी सिस्टर है, उनकी 45 एज है, ठीक, और उनके किडनी जो है वो दोनों में स्टोन है और उनको स्टेंट भी पड़े हुए हैं, और उनका क्रेटिनिन जो लेवल है वो भी ज्यादा है, और उसका यूरिया भी ज्यादा है। तो उनको भावलपुर विक्टोरिया से वो ट्रीटमेंट करवा रही है पिछले 2 साल से, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो लेवल बढ़ता है फिर कम फिर बढ़ जाता है, तो उनका चलिए मैं उनके लिए पूछ लेती हूँ। बहुत शुक्रिया शाजिया, आप भी शामिल हुई। मोहम्मद इकबाल नेक्स्ट कॉलर मौजूद है। जी मेरे भाई इकबाल, आपका क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये पूछना था, पानी कम पीने की वजह से भी हो जाती है दर्द? मुझे 2-3 बार दर्द हुई है गुर्दे में, और डॉक्टर वगैरह से मशवरा किया था तो वो कहते थे कम पानी पीने की वजह से भी हो जाती है। अच्छा, तो चलिए ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ इकबाल। बहुत शुक्रिया, आपने भी कॉल की। जफर इकबाल नेक्स्ट कॉलर मौजूद है। जी मेरे भाई जफर, आपका सवाल क्या है? जी वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मसला ये है कि मेरे जो अपना किडनीज में था वो अपना जी 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 बात करते रहिए। मेरी जो प्रॉब्लम थी वो उसका जो अपना क्रिएटिनिन 9 था पहले। अच्छा जी। तो अब वो मैंने काफी अपना मेडिसिन यूज की, लेकिन वो अपना नीचे नहीं आ रहा था, ठीक है। तो उसके बाद वो मेरा जो HP लेवल है वो 8.5 हो गया था, ठीक है। उसके बाद मैंने डॉक्टर ने कहा था कि आप किसी वक्त भी आपका डायलिसिस हो सकता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वो मेडिसिन यूज की, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ा। अब मैं जो मेडिसिन यूज कर रहा हूँ वो होम्योपैथिक की है, उससे मेरा जो अपना क्रिएटिनिन है वो 7 पे आ गया और मेरा HP अपना 12 हो गया है, ठीक है। जो मुझे कमजोरी थी वो भी अब तकरीबन ठीक हो गई है, लेकिन पानी में यानी कि जो परहेजों ने बताया है वो मैं कर रहा हूँ। यानी कि मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि आगे से यानी कि मुझे कोई और यानी कि डायलिसिस से, बिल्कुल मैं भाई आपका सवाल समझ के, आप डायलिसिस से बचने के लिए पूछना ये चाह रहे हैं और समझना ये चाह रहे हैं कि क्या आपको करना होगा। इससे मुतालिक मेरे जितने भी कॉलर्स हैं मैं सबके सवालों के जवाब दूंगी, और भी मजीद बहुत सारे सवाल हैं जो मैं करूंगी, मगर अभी मुझे सुबह पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना है। वेलकम बैक
जिस तरह से किडनीज और उनकी सेहत से मुतालिक बात चल रही है, अलामतें क्या क्या हो सकती हैं अगर आप बीमार हैं या आपके किडनीज इशू कर गए हैं, तो उससे मुतालिक बात चल रही है। मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है, मगर हमारे कॉलर्स ने जो सवाल पूछे थे पहले उनका जवाब ले देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे साथ याहिया कॉलर मौजूद थे, एक तो लोकेशन से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन किया था, उसका बताएगा कि सही समत का लोगों को नहीं अंदाज़ा हो पाता, तो वो कैसे अंदाज़ा होगा? अगर हम दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड पे पैल्पेट करें तो एक हड्डी है, इस हड्डी का अपर बॉर्डर जोन सा है, उसके ऊपर यूं अगर हाथ रख लें तो ये किडनी का एरिया, ओके, दोनों साइड। और यहाँ पे अगर दर्द होती है तो मोमी तौर पे पथरी अगर ट्रैवल करना शुरू हो जाए तो ये आगे मसाने की तरफ रेडिएट भी करती है। अच्छा। लोकेशन तो ये पे होगी। दूसरा सवाल उनका ये था कि जीपीस एनसेड्स देते हैं, वो दर्द की दवाइयाँ देते हैं उसको रिलीफ करने के लिए, और उसमें एक बाज़ का नुकसान हो जाता है, ये बात दुरुस्त है। इसके लिए बेहतर ये होता है कि अगर कोई भी रिस्क फैक्टर मौजूद है गुर्दे की ख़राबी का, तो वो वाली पेन किलर्स इस्तेमाल की जाएँ जो पाकिस्तान और दुनिया भर में मौजूद हैं, जो गुर्दे को ख़राब नहीं करती। ओपियाइड एनाल्जेसिक्स मौजूद हैं। अच्छा। तकलीफ़ दूर कर देंगी, नुकसान कम करेंगी। और अल्ट्रासोनोग्राफी लाजमी करवा लें और 7 RFTs करवा लें, दैट्स द रूल। ये बेस्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा मुझे ये डॉक्टर साहब बताइएगा कि एक मेरे भाई थे मोहम्मद इकबाल, उन्होंने कहा था कि जी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी पानी का इंटेक आप कम रखते हैं तो उसकी वजह से भी गुर्दों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। वो कि इशू तो बात की बात है, मगर वो कहते हैं कि वाकई ऐसा होता है कम पानी, अगर कोई बंदा जिसको प्यास नहीं लग रही या पानी नहीं पी पा रहा वो, तो उसकी वजह से भी इशू कर जाता है। कहते मुझे कुछ हुआ था। जी वही मेरी बात की रिपीटेशन ये है कि ऑफकोर्स पानी का एक रिक्वायर्ड एक मिनिमल इंटेक 8 से 10 ग्लास ऑफ वाटर तो डेली 8 ग्लास तो मिनिमल होना चाहिए। अगर आप वो नहीं लेंगे क्रॉनिकली से मतलब है काफ़ी लंबे अरसे तक, 1-1.5 महीना आप इसको अपनी हैबिट बना लेते हैं, तो वही बात है कि जो आपकी वेस्ट की एक्सक्रीशन है, जो फ्लशिंग है वो कम हो जाएगी, और जब उसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी तो स्टोन बनना शुरू हो जाएंगे। ये हमारे पास डिफरेंट तरह के स्टोन होते हैं। कुछ स्टोन होते हैं जो जब आप अपनी हाइड्रेशन थेरेपी करते हैं, दोबारा से पानी का इस्तेमाल ठीक तरह शुरू कर देते हैं, तो वो निकल जाते हैं। इनफैक्ट एक शायद ज़्यादा लोगों को ये बात पता ना हो, ग्रीन टी बहुत अच्छी है। स्टोन्स अगर एक प्राइमरी स्टेज पर है उसको डिसॉल्व करने के लिए, उससे ड्राइनेस इशू कर जाती है। नहीं, ग्रीन टी इनफैक्ट क्या करती है, जो आपके सबसे ज़्यादा कॉमन स्टोन्स है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स है, उनके स्ट्रक्चर को, उनका जो एक खाका है उसको चेंज करके एक ज़्यादा सॉल्युबल, एक ज़्यादा इजीली डिसॉल्व होने वाले खाके में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से उसकी जो एक्सक्रीशन है वो आसान हो जाती है। एक्सक्रीशन को वो आसान कर देती है। अच्छा, सुबह सवेरे कहते हैं कि जब आप उठते ही फौरी तौर पे पानी पिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो किस तरह से रिलेट करता है हमारी किडनी के साथ और उनकी सेहत से मुतालिक कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है? जब आप सुबह उठते हैं, आप 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करके उठे हैं, तो 6 से 8 घंटे के पीरियड में आपकी बॉडी ने वेस्ट एक्सक्रीट नहीं की है, तो अगर आप पानी लेंगे उससे 2 होता है, एक तो आपकी यूरिनेशन भी होती है, और पानी आपकी जो बाल मूवमेंट्स होती हैं, जिस वजह से जो आपका पखाना है, जो आपके फीसेस है, उनकी एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। तो जब आप पानी पीते हैं, आप अपनी किडनी को भी हेल्प कर रहे हैं यूरिन की, पेशाब की एक्सक्रीशन में, और आप अपनी बाल मूवमेंट्स को भी रेगुलेट कर रहे हैं कि पखाना भी अच्छी तरह है, तो ये तो आपके पूरे हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। और पहले भी हमने एक बार बात की थी कि सुबह सुबह अगर आप निहार पेट पानी पीते हैं तो आप अपना 30% जो मेटाबॉलिक रेट है, कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है, उसको बढ़ा रहे हैं। और अगर किडनी स्टोन्स के हवाले से या किडनी डिजीज के हवाले से बात की जाए, तो सोने पर सुहागा ये है कि अगर आप एप्पल विनेगर उसके 2 टेबलस्पून 8 आउंस पानी में डाल लें, तो ये आपकी किडनी की ओवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये निहार मुंह आप पी सकते हैं? बिल्कुल, एप्पल वैसे भी बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें आपके पास फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है और उसमें आपके पास पोटेशियम भी कम होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर इसहाक साहब, मुझे ये बताएगा, एक मेरे भाई थे जफर इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, एक तो वो ये बात कर रहे थे HP से रिलेटेड उन्होंने बात की, दूसरा वो कह रहे थे कि गुर्दों से रिलेटेड उनके इश्यूज रहते हैं, मगर वो डायलिसिस से बचने के लिए उन्होंने बताया कि वो होम्योपैथिक भी यूज़ कर रहे हैं दवाएं, बहुत ज़्यादा फ़र्क भी उनको पड़ा है, मगर वो कहते हैं कि परमानेंट बेसिस पे मेरे पास कुछ ऐसा इलाज होना चाहिए कि मैं डायलिसिस की तरफ बढ़ भी ना पाऊँ और मेरे किडनीज जो हैं वो भी बिल्कुल ठीक रहें। थैंक यू सो मच। इसके 2 क्वेश्चन थे आपके, जो कॉलर थे उनके। एक का था जिसने कहा था कि मैं पानी कम पीता हूं तो मुझे दर्द शुरू हो जाता है। बिल्कुल, जो मैं अभी डॉक्टर साहब से पूछी अभी था उसका। उस बंदे को चाहिए कि अपना LFT करवाए, लिवर फंक्शन टेस्ट उसका करवाए, उसकी यकीनन SGPT बढ़ी हुई होगी। जिसकी भी SGPT बढ़ी हुई हो उसको अपना पानी इनटेक जो है उसको ज़्यादा कर देना चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। ठीक है जी, अगर वो पानी ज़्यादा पिएगा तो यकीनन उसके किडनी में पेन नहीं होगा। ठीक है। दूसरा जो है जिसने कहा था कि मेरे क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, उनका था अगर ये शख्स 7 दाने, मैं बहुत मामूली चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। पिस्ता, नमक नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। पिस्ता सुबह 7 दाने खाने हैं खाना खाने के बाद, दोपहर को भी 7 दाने खाने हैं और रात को भी 7 दाने खाने हैं।
ज़रा 1.5 माह खाकर देखिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा कि आपका क्रिएटिनिन का लेवल कहाँ पर है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपके किडनी का जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। जितने भी लोग जो हैं जिनके किडनी सुकड़ रहे होते हैं, वो 7 दाने पिस्ता के, बहुत मामूली चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपके किडनी का जो सुकड़ना है वो इंशाअल्लाह ठीक होना शुरू हो जाएगा। अरे वाह भाई, ये तो आपने सस्ता और खस्ता बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इलाज बताया डॉक्टर साहब आपने। ये तो और आप 7 यानी 21 दाने आपने दिन भर के खाने हैं। हाँ जी, तो वो हर आपने जैसे आप ब्रेकफास्ट करें उसके बाद आप खा लीजिए, लेकिन नमक के बगैर खाइए, तो वो आपके लिए बड़े ज़बरदस्त होंगे। ये हमारे ये सुकड़ने की वजह क्या होती है, किडनी से रिलेटेड ये मैं बात करूंगी, मगर डॉक्टर साहब मेरी एक बहन शाजिया ने कॉल की थी, उन्होंने अपनी एक सिस्टर से रिलेटेड बात की थी कि शी इज़ 45, वो 45 साल की हैं, दोनों जो हैं उनके किडनीज, उनके अंदर स्टोन भी हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में भी रहती हैं, इलाज भी बहुत ज़्यादा कराया, मगर हमें कोई अफाका नहीं हो रहा, 2 साल हो गए। इसकी वजह क्या होती है? स्टोन्स की अमूमी तौर पे जो वेल नोन किस्में हैं वो 5। पाकिस्तान के अंदर अमूमी तौर पे इस तरह के स्टोन्स जिस तरह की ये हिस्ट्री बता रहे हैं, ज़्यादातर कैल्शियम ऑक्सलेट से रिलेट करते हैं, सिस्टीन भी हो सकते हैं रेयरली, दे नीड टू बी एनालाइज्ड। तो आज तक अगर कोई पथरी बाहर निकली है तो उसका स्टोन एनालिसिस करवाएं, वो किस मयार पे बनी हुई है, कितना % कैल्शियम है, कितना ऑक्सलेट है, और अगर आया ये दोनों नहीं है, सिस्टीन है, उसमें यूरिक एसिड कितना। अच्छा, इससे ये पता चलेगा कि जिस तरह हंडिया में मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स डलते हैं और आप उसमें से कुछ ना डालें तो हंडिया नहीं बनेगी, इसी तरह स्टोन के अंदर अगर वो इंग्रेडिएंट्स ना हम जाने दें तो स्टोन भी नहीं बनेगा। अच्छा, स्टोन बाज़ का डिज़ोल्व होने वाले होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं विच आर रेजिस्टेंट टू मेडिकल थेरेपी, यानी दवाई ले भी लें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सारे स्टोन ऐसे नहीं होते। बेशुमार स्टोन जो यूरिक एसिड बेस्ड हैं, आप सिर्फ यूरिन की pH को 6 से ऊपर रखना शुरू कर दें तो वो अमूमी तौर पे डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं, बग़ैर शुआओं के, बग़ैर ऑपरेशन के। कैल्शियम ऑक्सलेट की ट्रीटमेंट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जो एक्सपर्ट नेफ्रोलॉजिस्ट या कंसर्न फिजिशियन कर सकता। सिस्टीन की स्टोन्स की ट्रीटमेंट भी दवाई से मुमकिन है, और दवाई भी कुछ लोगों को पाकिस्तान में है तो उनको मंगवा के देनी पड़ती है, वो भी मौजूद है। टेक होम मैसेज ये है, जब तक तशखीस नहीं होगी, गुर्दे में पथरी होना इटसेल्फ इज़ नॉट अ डायग्नोसिस, वो किस चीज़ की बनी हुई है वो डायग्नोस होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, बहुत सारी डाइट हम ऐसी ले रहे, जैसे मैंने अभी डॉक्टर इसाक साहब से भी चावलों से रिलेटेड बात की थी, कौन सी हमारी डाइट हमारी डेली रूटीन में होनी चाहिए, या हम कहते हैं बड़ी बातें हम कर रहे होते हैं कि जिस सीजनल हवाले से भी बात हो रही होती है, तो अभी जो मौसम चल रहा है या सारे साल की मैं अगर बात करूँ तो हमारी डाइट में कौन सी चीज़ें अगर ऐड हो जाएं तो किडनी के इश्यूज़ नहीं होंगे और स्टोन स्पेशली उस किस्म का कोई हमें मसला नहीं दरपेश होगा? अगर स्टोन्स के हवाले से मैं बात करूँ, ओवरऑल किडनी के हवाले से ही मैं बात करती हूँ, तो आपके पास सब्जियों में 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक शिमला मिर्च में आपके पास जिनको किडनी प्रॉब्लम होता है ना, या जो प्रोन होते हैं, जिनको ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं कि उनको किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, उनमें पोटेशियम लेवल्स, हमें वो ग़िज़ाएं जिनमें पोटेशियम लेवल कम हो उनको कंज्यूम करना चाहिए। आपके पास जो प्याज होता है, जो आपके पास शिमला मिर्च होती है, इसका जो पोटेशियम लेवल है वो कदरे कम होता है, क्योंकि जिनको किडनी प्रॉब्लम होता है उनको बहुत ईजीली, और अगर पोटेशियम लेवल बढ़ जाए वो आपके दिल को भी अफेक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ जो आपकी शिमला मिर्च होती है, इसमें आपके पास विटामिन B6 होता है, विटामिन B12 होता है। जिनको किडनी का प्रॉब्लम होता है उनको रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन, उनकी पैदाइश का भी प्रॉब्लम होता है, उनको एनीमिया का भी ज़्यादा चांस होता है। तो आपके पास जो कैप्सिकम है, इसमें विटामिन B12 भी होता है, B6 भी होता है, B12 आपके पास खून बनाता है, इसमें आपके पास विटामिन A भी होता है, विटामिन C भी होता है। जिनको किडनी का प्रॉब्लम होता है, जो विटामिन C है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। आपके पास 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल, एक फैट सॉल्युबल। जिनको किडनी के डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें ज़्यादातर जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उनकी कमी हो जाती है। अब आप ऐसी ग़िज़ाएं लें जिनमें वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो वो भी आपके लिए अच्छा है। ठीक है। फाइबर होता है शिमला मिर्च में, फाइबर आपके लिए बहुत अच्छा है। फाइबर आपके लिए वो सारी ग़िज़ाएं जिनमें फाइबर है वो किडनी प्रॉब्लम के लोगों के लिए क्यों अच्छे हैं, इसलिए कि अगर आपकी डाइट में पोटेशियम गलती से ज़्यादा आ भी गया है तो आपकी जो फीसेस है, जो पखाना है, जो स्टूल है, वो सारे पोटेशियम को अकोमोडेट करके एक्सक्रीट कर देता है। अगर आप वो वाली खुराक लेंगे जिसमें फाइबर ज़्यादा होगा तो आप अपने स्टूल की, फीसिस की, जिसमें पोटेशियम एक्यूमुलेट होना है, उसकी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह जो प्याज है उसमें भी आपके पास पोटेशियम जो है वो कम होता है। प्याज में आपके पास क्रोमियम भी होता है। क्रोमियम जो होता है वो हमारे प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स सबकी डाइजेशन में हेल्प करता है।
जो फॉस्फोरस होता है उसका कंटेंट भी कम होना चाहिए उन लोगों में जिनमें किडनी का थोड़ा बहुत मसला है। जो एग वाइट होता है, एग योक को आप इग्नोर करें, जो एग वाइट होता है, क्योंकि जब किडनी प्रॉब्लम शुरू में होता है तब प्रोटीन की थोड़ी रिस्ट्रिक्शन कर दी जाती है डाइट की, लेकिन अगर वो CRF क्रॉनिक डिजीज की तरफ चला जाए तो तब प्रोटीन थोड़ी बढ़ानी पड़ती है। उनमें आप कंपैरेटिवली एग वाइट्स देते हैं क्योंकि एग वाइट्स का जो फॉस्फोरस कंटेंट है वो थोड़ा कम होता है। सो इस तरह की थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कौन सी चीजें डाइट में इंक्लूड ये तो वो चीजें हो गई ना कि अगर आपको इशू है तो आप ये चीजें यूज कर सकते हैं, तो उससे आप बच भी सकते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। डॉक्टर सक साहब, आप मेरे साथ कोई रेमेडी को देखने वालों के लिए शेयर कर सकें, जो लोग मतलब गुर्दों के मसलों का शिकार नहीं होते, अभी तक सेहतमंद है, हमेशा सेहतमंद रहना चाहते हैं, इस किस्म की बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? पहले तो आपकी इजाज़त के साथ, जिसने पहले कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी का पूछा था उसका ज़रा थोड़ा सा बता दूं। कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी जो होती है, ये सबसे ढीठ पथरी होती है, डॉक्टर साहब ने पहले ही बता दी, ये जल्दी नहीं निकलती क्योंकि ये चिकनाई वाली होती है। यूरिक एसिड की है, जल्दी निकल जाएगी, वो टूट जाएगी, क्योंकि हमारे लोग जो है अमूमी तौर पर ऐसी चीज़ें खाते हैं, यूरिक एसिड की पथरी निकल जाती है टूट के, कैल्शियम ऑक्सलेट की नहीं निकलती। कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी अगर किसी भी शख्स को है, डॉक्टर साहब ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की बताई कि एप्पल विनेगर, लेकिन वो खालिस होना चाहिए, आम जो आर्टिफिशियल है, कहीं तेज़ाब का बना हुआ ना हो। लेकिन अगर आपके पास सेब का सिरका जो है, वो जैतून का तेल और शहद और लीमू, इसका पानी एक एक चम्मच ले लें, इनको मिक्स करें, दिन में 3 मरतबा पिएं। खट्टे से प्लीज़ घबराइएगा नहीं। जितने भी RBCs बनने होते हैं उनके लिए विटामिन C बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ये इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और चावल, बड़ा गोश्त और चिकनाई वाली चीज़ें, इनसे ज़रा हाथ रोक देंगे तो कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी पानी बनकर पिघल कर निकल जाती है। ये मैं आपको अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो इस चीज़ से प्लीज़ आप इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह ताला से आपको शिफा होगी। इससे यानी कि आप लोगों को फ़ायदा होगा। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला। दूसरा डॉक्टर साहब आपने बताया हमें अपने लाइफस्टाइल को बहुत बेहतर करना है। हमने ये करना है कि सुबह उठना है और कुर्सी पर बैठ जाना है, उसके बाद उठे तो हमने गाड़ी पर बैठ जाना है, गाड़ी पर बैठ के ऑफिस में गए फेर आकर बैठ जाना है। प्लीज़ ये चेंज करें। ये आपके फिल्टर प्लांट है, अगर इसको आप ये चाहते हैं कि ये तंदुरुस्त रहें तो अपनी ग़िज़ा के अंदर मुतवाज़न रहें। ये फास्ट फूड वगैरह, ये चावल, एक ही चीज़ पर हाथ रख लेना और वही खाते रहना। डॉक्टर साहब, ये चीज़ें हम सबसे ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड भी और चावल भी, तो यही चीज़ें नुकसानदेह हैं। फिर उसके बाद हमारी एक्सरसाइज नहीं है कि हम उनको हजम कर सकते हो, कुछ नहीं है, हमने बैठे रहना है, तो फिर पथरियाँ ही बननी है और कुछ नहीं होना। जो आपका यूरिक एसिड ही बढ़ना है, जिस्म के अंदर यूरिया बढ़ना है, सारी प्रॉब्लम बढ़ जानी है। आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, सारे का सारा इम्बैलेंस हो जाएगा। और कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी जिन लोगों को बनती होती है उनको साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि उनका कैल्शियम, उनका जो है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों इम्बैलेंस होते हैं, जिसके भी कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी बनेगी, क्योंकि पहले खून के अंदर चिकनाई के बाद। वजूहात कौन सी होती है डॉक्टर साहब? सबसे बड़ी वजूहात तो ये चीज़ है कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते, हम वॉक नहीं करते, हम अपनी कैलोरीज इनटेक हमारा बहुत अच्छा है, हमने सुबह से लेकर शाम तक हेल्दी फूड खानी, लेकिन उसके बाद शाम को करना कुछ नहीं है, खाना खाया जाके सो जाना है। इधर एक और आदत होती है, दूध का गिलास पिया और जाके सो जाना है। ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें खाना खाना है तो कम से कम सोने से और कुछ नहीं, कोई जॉब भी करता है कोई बंदा और बिजनेसमैन है तो 1 घंटा पहले और खाना खाने के बाद वॉक करनी चाहिए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आप खाना खाते हैं तो 40 कदम तो चलें। लेकिन हम लोग वो भी नहीं करते। और दूध पीना है तो कम से कम 1 घंटा पहले पिए ताकि वो कुछ हजम हो सके, लेकिन हम तो ऐसा कुछ करते नहीं ना। हमारे अंदर सिर्फ खाना खाने की हिम्मत होती है, 40 कदम तक चलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं होती, हम जितने मर्जी थक जाते हैं। तो फिर उसके बाद यही प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये है कि कोई भी चीज़, रिक्वेस्ट है सबसे कि ये ना करें कि एक ही चीज़ है तो उसको लगातार इस्तेमाल करें, बल्कि कोशिश करें कि हर ग़िज़ा खाएं, बेशक खट्टी चीज़ें, लेकिन थोड़ी थोड़ी खाएं। मेरे साथ कुछ कॉलर्स भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मेरे भाई जाहिद पहले मौजूद है। जी जाहिद, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर, मैंने ये पूछना है कि मेरा प्रोस्टेट है 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम है प्रोस्टेट, तो वो मैं खा रहा हूँ प्रोस्टेट, वो खा रहा हूँ, पुस्कार खा रहा हूँ और वो खा रहा हूँ इंसुलिन। मैं डरता हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह करे मेरा ऑपरेशन ना हो। डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कुछ बताएं कि बगैर ऑपरेशन के मेरा प्रोस्टेट कम हो जाए, खत्म हो जाए। चलिए, थैंक यू सो मच जाहिद, आप शामिल हुए। अभी मैं डॉक्टर औरंगजेब से आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ। शहबाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहबाज, आप क्या जानना चाह रहे हैं? मैम, मेरे दोनों किडनीज जो है वो काम नहीं कर रहे, बिल्कुल फेल हो गए। मैं डायलिसिस पे हूँ
हफ्ते में 2 दफा डायलिसिस हो रहे हैं मेरे। ठीक है। तो डॉक्टर से मालूमात करना था कि कोई ऐसा तरीका है कि जिसमें ये दोबारा वर्किंग में आ जाए। चलिए ठीक है मेरे भाई, आप परेशान ना हो, पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। शाजिया मौजूद है हमारे साथ। जी शाजिया, आपका सवाल क्या है? शाजिया अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो बताइएगा। शहजाद मौजूद हैं हमारे साथ। जी शहजाद, आपका सवाल क्या है? हेलो जी मेरे भाई, बात कीजिए। मैडम, मेरा ये सवाल है कि मेरा बेटा 13 साल का 7th क्लास में पढ़ता है और उसकी ना छोटे पेशाब में जलन होती है बहुत ज्यादा। जब वो कुछ ठंडी चीज, जूस वगैरह या शिकंजी वगैरह पी लेता है तो उसको आराम आ जाता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है। और उसके बाद फिर यही मसला आ जाता है, उसको दोबारा होता है और वो बहुत परेशान। ये सारा साल मेरे भाई ये सारा साल मसला रहता है आपके बेटे के साथ? नहीं मैडम, ये तकरीबन 6-7 दिन हो गए हैं। उन्होंने मुझे तो नहीं बताया, लेकिन मेरी वाइफ को बताया। उन्होंने मुझे बताया कि भाई बच्चे को ये मसला है। चलिए आप परेशान ना हो, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत भी मौजूद है। अभी पूछ रहे थे, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो हमारे साथ कॉलर मौजूद थे जाहिद, वो पूछना चाह रहे थे आपसे सवाल। उन्होंने मेरे ख्याल में 100 ग्राम के हवाले से, डायलिसिस के हवाले से भी बचने के हवाले से उन्होंने बात की थी। पहला सवाल जो उनसा था वो प्रोस्टेट से रिलेटेड था, जिसका साइज़ बड़ा हुआ है। वो 100 है या 800, दोनों सूरतों में वो नॉर्मल से ज़्यादा हो चुका है, साइज़ बड़ा हो चुका है। अच्छा, साइज़ इतना बड़ा हो भी जाए इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोस्टेट ख़तरनाक नौइयत का, वो बिनाइन भी हो सकता है। PSA नाम का एक टेस्ट होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो खुदा न खास्ता फिर प्रोस्टेट के अंदर कोई ख़तरनाक मसला हो सकता है। अच्छा। अदरवाइज़ वो नॉर्मल है तो उसके लिए दवाई दे के पहले एक ट्रायल दिया जाता है। लेकिन उस ट्रायल का फ़ैसला इस बुनियाद पे होगा कि मसाना पेशाब करने के बाद खाली हुआ कि नहीं। अल्ट्रासाउंड पे रेजिडुअल वॉल्यूम देखना पड़ता। अक्सर ही सोनोलॉजिस्ट भी वो प्रोस्टेट का साइज़ तो लिख देते हैं, लेकिन ये नहीं लिखते कि क्या ये खाली हुआ या नहीं हुआ। देखें, अगर कोई गेट बहुत मोटा भी है लेकिन उसमें से लोग गुजर रहे हैं तो हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है जी। लेकिन अगर गेट बहुत छोटा भी है या नॉर्मल साइज़ का है लेकिन इतना तंग हो गया कि उसमें से लोग नहीं गुजर रहे तो बेकार है। तो बुनियाद इस पे बढ़ेगी कि रेजिडुअल वॉल्यूम है कि नहीं। तो अपने जो सर कंसल्टेंट हैं उनसे रब्ता करें, रेजिडुअल वॉल्यूम करवाएं, उसकी बुनियाद पे फैसला होगा, दवाई वो ठीक ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और थे शहबाज हमारे साथ, वो पूछ रहे थे, कहते हैं उनके दोनों गुर्दे हैं वो काम नहीं कर रहे और डायलिसिस उनका हफ्ते में 2 बार होता है, तो वो किस तरह से उनके लिए तकलीफ़ कम हो सकती है? ये अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि गुर्दे अगर बहुत छोटे हो जाएँ और डायलिसिस पे अरसा दराज से हों तो उमूमी तौर पे उनमें रिकवरी का चांस नहीं होता। अच्छा। लेकिन बेशुमार ऐसे मसाइल भी हैं जिसके अंदर रिकवरी का चांस होता है। अपने कंसर्न नेफ्रोलॉजिस्ट से रब्ता करें, क्योंकि इस तरह मेरे लिए बताना मुमकिन नहीं होगा उनके मर्ज़ की वजह कोई ऐसी, जिसे आम ज़बान में कोई गिदड़ सिंगी नहीं है कि हम ये कहें ये खाओ और सब ठीक हो जाएगा। जो उनकी ख़राबी है उसमें रिवर्सिबिलिटी देख के दिया जा सकता है। हाँ, इस सवाल का जवाब अगर इस अंदाज से पूछ रहे हैं कि क्या किसी का डायलिसिस कभी बंद भी हो सकता, तो सैकड़ों नहीं हज़ारों ऐसे मरीज़ हैं जिनके डायलिसिस हुए और उसके बाद बंद हो गए और वो सेहतयाब भी हुए। जाहिर है अगर सेहतयाब ना होते तो डायलिसिस जारी रहते ना। मर्ज़ पे डिपेंडेंट है कि ऐसा होगा या नहीं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि मेरे भाई अभी हमारे साथ शहजाद मौजूद थे, अपने बेटे का, उन्होंने पूछा क्या हमारी डाइट में कोई इशू होता है? कहते हैं कि जी अंदर आपकी गर्मी हो जाती है, इस वजह से होता है कि जब आप यूरिन पास कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा आप जलन महसूस कर रहे होते हैं, तो 6-7 दिन से उनके साथ मसला है। कोई ऐसी डाइट बताएं कि वो अपने बच्चे की उसको शामिल करें खुराक में रोज़ाना और वो उनके लिए ठीक हो जाए या कोई मसला ना हो उनके लिए। इनको वो डाइट अपने बच्चे की खुराक में शामिल करनी चाहिए जिसमें सिट्रिक एसिड ज़्यादा हो। जैसे अभी स्कंजबीन कह रहे थे ना, अभी तो वैसे भी मौसम तो वो ठीक हो जाता है। वो इस वजह से कि वो अगर आपके पास थोड़े बहुत ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स या कुछ बन रहे हैं, उसमें सिट्रिक एसिड होता है। जो सिट्रिक एसिड होता है ना, वो उसको डिसॉल्व कर देता है। मोरओवर पाइनएप्पल जो है, पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके पास इसके लिए। कोशिश करें फ्रेश मिल जाए। एग्जैक्टली, वरना कैन भी आपके पास इट इज़ इक्वली गुड। बेरीज आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, चाहे वो आपके पास ब्लू बेरीज हैं, चाहे आपके पास स्ट्रॉबेरीज हैं, आपके पास जिस भी कलर के जो डार्क कलर्ड बेरीज हैं वो आपके पास बहुत अच्छे हैं इसके लिए।
इसके अलावा आपके पास प्रोटीन्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक होती है आपके पास हाई क्वालिटी प्रोटीन। हाई क्वालिटी प्रोटीन वो होती है जिसमें आपके सारे ज़रूरी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। एक होती है मीडियम या लो क्वालिटी प्रोटीन जिसमें सारे ज़रूरी अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी डाइट में हाई क्वालिटी प्रोटीन में आपके पास मीट आ जाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, आपके पास अंडे आ जाते हैं। लो क्वालिटी प्रोटीन्स में आपके पास दालें आ जाती हैं। हमें दोनों का इस्तेमाल करना होता है, आपकी हाई क्वालिटी प्रोटीन डाइट का भी, लो क्वालिटी प्रोटीन डाइट का भी। आपके पास जो मिल्क है, जो चीज़ है बच्चों के लिए, जो योगर्ट है, जो एग है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है किडनी की हेल्थ के लिए। वो शामिल करना चाहिए बच्चे के बिल्कुल करना चाहिए। और ये जो अपने बेटे का बता रहे थे, इनको चाहिए इनको जूसेस बहुत ज़्यादा दें, एग्जैक्टली फ्रेश जूसेस बहुत ज़्यादा दें, क्योंकि सिट्रिक एसिड जो होता है वो आपके पास फिर ये ऑक्सीलेट्स इसको डिसॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, एप्पल्स, पाइनएप्पल्स, ये बच्चे बहुत ज़्यादा गर्मी में धूप में खेल रहे होते हैं या कुछ इस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। देखिए, ये जो पेशाब की तेजाबियत है, ठीक है, इसका तो बॉडी के अंदर के रेगुलेशन से, सिस्टम से, उससे लेना देना है ना। तो धूप, हीट एग्जॉस्शन या वो दैट इज समथिंग एल्स। तो इसका मतलब है कि ये अंदर कोई प्रॉब्लम है, अंदर कोई डिसरेगुलेशन है या डाइट में कोई इम्बैलेंस है जिसकी वजह से अच्छा हो रहा है। और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन डॉक्टर साक साहब, जिससे मैंने डॉक्टर औरंगजेब से पूछा था, मेरे भाई जो एक शहबाज जिन्होंने कॉल की थी कि हफ्ते में 2 बार वो डायलिसिस करवाते हैं, उनके लिए अगर आपको रेमेडी बता सकें कि इस तरह से कंट्रोल भी हो सकता है, कुछ कम हो सकती है उनकी तकलीफ, कुछ उनके लिए बेहतर हो जाए। सर, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की है, डॉक्टर साहब ने, कि ये ऐसा नहीं होता जब डायलिसिस होना शुरू हो गया तो इसका मतलब कि एक दिन में नहीं उसके शुरू हुए, वो पहले से बीमार है। उसको चाहिए ये है कि किसी भी एक्सपर्ट से, नेफ्रोलॉजिस्ट है या कोई एक्सपर्ट हकीम है जो रजिस्टर्ड हो, आम गली में बैठने वाला वो ना हो, जो दम भी करता है, दवाइयाँ भी देता है, वो प्लीज़ उसके पास ना जाए, किडनी का प्रॉब्लम बढ़ता है तो उनसे इलाज कराएं। बाकी उनको एक चीज़ ज़रूर बता देता हूँ कि जिनकी ऐसी प्रॉब्लम होती है, डायलिसिस होता है, उनको हर वक्त उबकाइयाँ आती हैं और उल्टियाँ आती हैं, उनकी बहुत तबीयत ख़राब होती है। आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा शायद, बहुत अजीब तबीयत होती है इनकी। उसके लिए मैं भाई को एक रेमेडी बताता हूँ, इंशाल्लाह ताला अज़ीज़, आपको जो वोमिटिंग होती होगी, जो दिल की घबराहट और एक अजीब नाज़िया फील होता रहता है, वो इंशाल्लाह नहीं होगा। नार कचूर लेना है आपने, उसको बारीक पीस लें। खाना खाने से पहले आधा पौना घंटा पहले आधी चम्मच नार कचूर पानी के साथ खा लें, ठीक है जी। खाना खा लिया आपने, खाना खाने के बाद पुदीना 1 चुटकी, सौंफ 1 चुटकी, छोटी सब्ज़ इलायची 2 अदद, इसको 1 मग पानी में डालें, इतने में पकाएं इसको। जब आधा रह जाए तो इसके अंदर शहद डालकर पीना शुरू कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत फरमाएगा, उबकाइयाँ नहीं होंगी और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हो सकता है इसके साथ आपको गुर्दों पर प्रॉब्लम हो, ठीक हो। लेकिन कोशिश करें कि किसी करीबी डॉक्टर्स या किसी एक्सपर्ट हकीम से ज़रूर मशवरा करें, अपनी मर्जियाँ करके कतन ना करना, ये बहुत सीरियस केस होता है। बिल्कुल ना करें और कोशिश करें किसी अच्छे शख्स से आप रब्ता करें, अच्छे मौलिक के पास आप जाएं। मेरे ख्याल में जो आपका ठीक है। लास्टली डॉक्टर साहब, कोई मैसेज आप देना चाहें, लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि गुर्दों के अमराज से बचने के लिए बेहतरीन तरीका क्या है? बेहतरीन तरीका वही है जो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का है। अपनी ज़िंदगी को बैलेंस्ड गुजारें। ज़िंदगी कमाने के लिए नहीं मिली, हम कमाते इसलिए कि ज़िंदगी अच्छी गुजार सकें। तो सारा दिन अगर सुबह से शाम तक अगर हम इसी दौड़ में लगें और उसके बाद हमारे लिए अपने लिए वर्जिश के लिए टाइम ना हो, तो ये ज़्यादती। नंबर 1, वर्जिश रोज़ाना करें, सेहतमंद ग़िज़ा इस्तेमाल करें। ग़िज़ा के बारे में डॉक्टर साहिबा ने काफ़ी चीज़ें बता दी, उसमें मैं इजाफ़ा ज़्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन पानी का मुनासिब इस्तेमाल, ज़रूरत के मुताबिक। ये जो 25 गिलास का मिथ मशहूर है, जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दी जाती है, बराए मेहरबानी ऐसा ना करें। जिनको गुर्दे का मर्ज़ प्रोटीन वाला है, जिसमें प्रोटीन लीक होती है, सोजिश वाला है, उसमें पानी उल्टा कम करना पड़े। अगर आप पानी कम नहीं करेंगे तो सोजे बढ़ जाएंगे। बैलेंस्ड लाइफ, वर्जिश, मुनासिब पानी का इस्तेमाल, नमक का इस्तेमाल कम, और अपनी अगली नस्ल जिनको ये है वो बचपन से आदत डालने कि आपने नमक कम खाना। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब चावला, लास्ट 30 सेकंड्स फटाफट कोई मैसेज अगर देना। लास्ट 30 सेकंड्स में ये कहना चाहूँगी, जिनको थोड़ा हल्का फुल्का मसला रहता है, वो स्पिनच, चॉकलेट, पीनट्स, चाय, इसका इस्तेमाल थोड़ा कम करें, क्योंकि ये आपके पास प्रॉब्लम को एग्रीवेट ज़्यादा कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा हो। और दूसरी ये चीज़, किडनीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में भी होता है। टेंशन कम ले, वो आपकी किडनीज़ को किस तरह डिस्ट्रॉय करती है आपको पता भी नहीं लगता। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो आपने चीज़ों से मना किया है, तो कोशिश करें कि गुर्दों की पथरियों से बचने से अच्छा है कि दिल पे आप पत्थर रख लें और इन चीज़ों से आप अवॉइड करें। मेरे तमाम मेहमानों का, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इसाक साहब आप भी बहुत दूर से तशरीफ लेकर आए, आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे भी इजाज़त दीजिए और इस शो का फीडबैक हमें ट्विटर, फेसबुक पेज पर ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।